हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुपर ग्रेड्स। माय नेम इज अभिषेक पांडे और आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही शानदार सेशन लेकर आया हूं जो कि आपके अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो सर, आज हम यहाँ पर क्या डिस्कस करने वाले हैं? हमारा जो डिस्कशन होगा ये पॉलिटिकल साइंस के सैंपल पेपर का होगा। मतलब मैं एक आपका जो एग्जामिनेशन पैटर्न है उसी पैटर्न पर एक सैंपल पेपर आपके सामने जो है वो प्रेजेंट करूंगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग उन क्वेश्चंस का जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें, और साथ ही साथ उन पर्टिकुलर क्वेश्चंस को आंसर करने का एक ऑथेंटिक अप्रोच, एक इफेक्टिव अप्रोच क्या हो सकता है वो मैं आपको बताऊंगा। और इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर आप अपनी प्रिपरेशन करेंगे तो मुझे लगता है कि आपको 80 आउट ऑफ 80 लाने से पॉलिटिकल साइंस में कोई भी नहीं रोक सकता है। सबसे पहले जो हम डिस्कशन यहाँ पर करेंगे इसमें मैं आपको एक जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ पर बताने वाला हूं कि एग्जामिनेशन की जो जनरल इंस्ट्रक्शन है वो क्या है। पहली बात, आप सभी को पता है कि 3 घंटे का पेपर होगा। टोटल मार्क्स जो है वो 80 होंगे और इनको अलग अलग सेक्शंस में यहाँ पर डिवाइड किया गया है। सबसे पहला सेक्शन अगर हम देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक के एमसीक्यूज यहाँ पर होंगे। मैं चाहता हूं कि जब मैं आपके साथ एमसीक्यूज यहाँ पर डिस्कस करूं तो आप सभी लोग उसका आंसर अपने कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। दूसरे नंबर पर अगर हम देखेंगे, हमारा अगला सेक्शन है क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 18 तक का, जिसे हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कह सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे पूरा सही लिखा हुआ है तो 2 नंबर यहाँ पर मिलने वाले हैं। फिर उसके बाद अगला जो सेक्शन होगा वो आप ये मान लीजिए कि एक तरीके का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर 23 तक आपको 4 नंबर वाले क्वेश्चन यहाँ पर अटेम्प्ट करने हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, 25 और 26, इसमें आपको पैसेज बेस्ड क्वेश्चन करना है, कार्टून बेस्ड क्वेश्चन करना है और मैप बेस्ड क्वेश्चन करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर 30 तक का जो क्वेश्चन यहाँ पर होंगे वो 6 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे। और 6 नंबर वाले क्वेश्चंस में आपको चॉइस मिलेगी, मतलब इंटरनल चॉइस रहेगी कि आप ऊपर वाला क्वेश्चन करना चाहते हो या नीचे वाला क्वेश्चन करना चाहते हो। ठीक है, तो ये एक जनरल इंस्ट्रक्शन है, ये सभी लोगों के लिए बिल्कुल सिमिलर यहाँ पर रहेगी। आप कोई भी पेपर अटेम्प्ट करेंगे पॉलिटिकल साइंस का तो ये पैटर्न आपके सामने आने वाला है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि चूज द ऑड वन आउट फ्रॉम दी फॉलोइंग। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जितने भी इंपॉर्टेंट ईयर्स है वो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो आपकी एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो बोला गया है कि इनमें से आपको ऑड वन आउट करना है। बॉम्बे प्लान 1944, सेकंड प्लान 1956, थर्ड प्लान 1962 या प्लानिंग कमीशन 1950। हमें एक बात ये ध्यान रखना है कि ये जो पूरा का पूरा एमसीक्यू है ये आपकी सेकंड बुक पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, उसका तीसरा चैप्टर पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट से लिया गया है। आप सभी को पता है कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो यहाँ पर इकट्ठा हुए। बॉम्बे नाम की एक जगह है वहां पर, ठीक है, जिसे आज हम लोग मुंबई के नाम से जानते हैं, सिटी ऑफ ड्रीम्स के नाम से जानते हैं। तो वहां पर इकट्ठा हुए और उन्होंने एक जो है आप ये मान लीजिए कि ब्लू प्रिंट यहाँ पर प्रिपेयर किया कि भाई भारत की इकोनॉमी जो है वो किस तरीके से आगे बढ़ेगी, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव यहाँ पर क्या होना चाहिए, क्या प्राइवेट सेक्टर भी यहाँ पर काम करेगा या नहीं करेगा। इन सब चीजों के बेसिस पे जो है ये बॉम्बे प्लान प्रिपेयर किया गया और ये 1944 है, बिल्कुल सही बात है। फिर उसके बाद फर्स्ट 5 ईयर प्लान अगर आप देखोगे तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है वो के एन राज ने प्रिपेयर किया था, उसका ड्राफ्ट 1951 से लेकर 1956 तक का वो टाइम पीरियड है। सेकंड 5 ईयर प्लान पीसी महलनोबिस जी ने यहाँ पर प्रिपेयर किया था, उसका टाइम पीरियड 1956 से लेकर 61 तक आपको देखने को मिलेगा। थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 से लेकर 66 तक था। तो यहाँ पर सेकंड 5 ईयर प्लान जो है वो दिया है 1956, तो ठीक बात है ना, क्योंकि पहला 5 ईयर प्लान जो है वो 1951 से लेकर 1956 तक आपको देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पर चीजें लिख भी देता हूँ, ये आपका फर्स्ट 5 ईयर प्लान है, इसका टाइम पीरियड 1951 से लेकर 56 तक यहाँ पर हो गया। फिर उसके बाद जो आपका सेकेंड 5 ईयर प्लान आपको देखने को मिलेगा, इसका टाइम पीरियड 1956 से लेकर 61 तक है। और उसके बाद जो थर्ड 5 ईयर प्लान आपको देखने को मिलेगा ये 1961 से 66 तक देखने को मिलेगा। और फिर आप लोगों को एक बात ये भी ध्यान रखना है कि प्लान हॉलीडे जो है वो यहाँ पर डिक्लेयर किया गया था। प्लान हॉलीडे का जो टाइम पीरियड है ये 1966 से लेकर 69 तक आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया कि ये वाला चीज तो सही है, ये वाली चीज भी जो है वो सही है, लेकिन थर्ड प्लान जो है वो 1961 तक का आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो गया? आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट सेक्शन में आंसर करना बहुत मैंडेटरी है। प्लानिंग कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट गाइस अगर आप देखेंगे
तो इसमें आपको डेट भी याद रखनी है, 15 मार्च 1950 को प्लानिंग कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। इसको अगस्त 2014 में जो है वो यहाँ पर एबॉलिश कर दिया गया और इसकी जगह पर एक नया इंस्टीट्यूशन बनाया गया जिसे हम लोग नीति आयोग के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका नीति आयोग और इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, ये 1 जनवरी 2015 को इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया। चाहे प्लानिंग कमीशन देख लो चाहे नीति आयोग देख लो, इसके चेयरमैन जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर होते हैं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दिया हुआ है कि सेकंड 5 ईयर प्लान वाज ड्राफ्टेड अंडर द लीडरशिप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटीज, है ना। वैसे अभी मैंने पहले वाला जो क्वेश्चन था उसके एक्सप्लेनेशन में ये चीज आपको बता दी थी, लेकिन अब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन है वो, ठीक है, जिन्होंने सेकंड 5 ईयर प्लान की ड्राफ्टिंग यहां पर करी। के एन राज, एम विश्वेश्वरैया, पीसी महलनोबिस या फिर गदगिल साहब। ठीक है, ये 4 लोग दिए गए हैं। देखो सबसे पहली बात अगर याद रखेंगे तो के एन राज ने फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो आपको देखने को मिलेगा इसकी ड्राफ्टिंग यहाँ पर करी थी। और इसमें याद रखिएगा कि इसमें हमने मेनली एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस किया कि भाई एग्रीकल्चर में ज्यादातर लोग यहाँ पर इन्वॉल्व हैं, तो हमें एग्रीकल्चर के ऊपर थोड़ा सा फोकस करने की यहाँ पर जरूरत है। तो वो फोकस जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर पहले 5 ईयर प्लान में आपको देखने को मिला। सेकेंड 5 ईयर प्लान की जो ड्राफ्टिंग है वो पीसी महलनोबिस ने यहाँ पर करी थी। ठीक है, और याद रखना कि सेकेंड 5 ईयर प्लान में हमने मेनली किसके ऊपर फोकस किया, हैवी इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के ऊपर यहाँ पर फोकस किया कि हम जो भारी भरकम इंडस्ट्रीज होती हैं उनको यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे देश में इस्टेब्लिश यहाँ पर करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आप लोगों के लिए क्वेश्चन में यहाँ पर छोड़ रहा हूं जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसके चेयरमैन जो है वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ये बात सबको पता है। आपको बताना है कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर कब हुआ, है ना, मतलब कौन से साल में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का फॉर्मेशन हुआ, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, मंथ के साथ बताइएगा, केवल ईयर मत बताइएगा, क्योंकि आपके जो एडिशनल मटेरियल है जो सीबीएसई ने प्रोवाइड किया है उसमें उन्होंने मंथ भी मेंशन किया है। क्लियर हो गया, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे। इन विच ईयर वॉज शेख मुजिब जो है असैसिनेटेड, शेख मुजीबुर रहमान का असैसिनेशन जो है वो यहाँ पर कब किया गया, कब इनको मारा गया, सितंबर 1975, अगस्त 1977, जनवरी 1975 या अगस्त 1975। गाइस अगर आप इस क्वेश्चन को अभी यहाँ पर देखोगे तो आपको एक बात ये पता चलेगी कि यार ये क्वेश्चन जो है वो कैसा है कि थोड़ा ये मंथ वाला गेम आपको देखने को मिल रहा है ना, मतलब जिसके मंथ वाली चीजें यहाँ पर कैसी हैं वो क्लियर आपको देखने को मिलेगी, वही लोग जो है इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो इसीलिए हमको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो भी मंथ वाली चीजें होती हैं उनके ऊपर भी हम थोड़ा फोकस करें और उनके एग्जामिनेशन के लिए चीजों को यहाँ पर हम प्रिपेयर करें। तो आप सभी को पता है कि शेख मुजीबुर रहमान की जब भी हम बात करते हैं हमें याद रखना है कि 6 पॉइंट प्रोग्राम जो है वो याद रखना है। ठीक है, 6 पॉइंट प्रोग्राम जो है वो यहाँ पर क्या है कि वो ईस्ट पाकिस्तान जो आज के टाइम पीरियड पर आपको बांग्लादेश के रूप में देखने को मिलेगा, तो वो ईस्ट पाकिस्तान जो है उसे यहाँ पर क्या करना, उसे ऑटोनॉमी प्रोवाइड करने के लिए जो है ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो यहाँ पर काम करता है। 6 पॉइंट प्रोग्राम इसीलिए यहाँ पर लाए गए। इनको बाग बंधु के नाम से भी जाना जाता है। फाउंडिंग प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट जो है वो बांग्लादेश के शेख मुजीबुर रहमान है और इनका असैसिनेशन जो यहाँ पर किया गया ये अगस्त 1975 में किया गया, है ना। एक्चुअली इन्होंने क्या कर दिया था कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो है वो चीजें कवर कर दी और बाकी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज आपको बांग्लादेश में देखने को मिलती है वो सब खत्म कर दिया इन्होंने, है ना। केवल इनकी पार्टी जो बांग्लादेश आवामी लीग है जिसकी लीडर आज के टाइम पीरियड पर शेख हसीना है वो इनकी बेटी है। ठीक है, तो उनकी ही पार्टी केवल रहेगी, बाकी सब चीजें यहाँ पर खत्म कर दी गई। तो लोगों को गलत लगा ये चीज, तो फिर बाद में इनका असैसिनेशन वगैरह भी यहाँ पर किया गया। अगस्त 1975 जो है ये पर्टिकुलर ईयर है। आप मुझे ये बताइएगा इस कमेंट सेक्शन में कि 1975 जो है वो इंडियन हिस्ट्री से किस तरीके से एक इंपॉर्टेंट इवेंट से रिलेटेड है जिसके बारे में आपने अपने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा है। वैसे तो 1975 देखोगे तो बहुत सारे इवेंट हो सकते हैं, है ना, लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आप ये बताओ कि जो 1975 वाला इवेंट है इसका क्या सिग्निफिकेंस आपकी पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th के सिलेबस से रिलेटेड आपको देखने को मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स वाज नॉट कंटेम्परेनियस टू द कोल्ड वॉर पीरियड, है ना, मतलब जब कोल्ड वॉर का टाइम पीरियड था उससे रिलेटेड यहां पर कौन सा इवेंट है जो आपको देखने को नहीं मिलेगा। पहली बात है बिगिनिंग ऑफ डीकोलोनाइजेशन, इमरजेंस ऑफ कम्युनिस्ट चाइना,
इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन या फिर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द लीग ऑफ नेशन, है ना। मतलब कि जब ये कोल्ड वॉर पीरियड चल रहा था, कोल्ड वॉर का पीरियड अगर हम देखेंगे तो 1945 से लेकर 1991 तक का टाइम पीरियड है ना। 1991 वो ईयर है जिसमें यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन आपको देखने को मिला, और उसके बाद इवेंचुअली जो है वो यहाँ पर क्या है कि चीजें सब यहाँ पर समाप्त हो गई। डीकोलोनाइजेशन अगर आप एशिया और अफ्रीका में देखोगे गाइस, तो ये 1940s में यहाँ पर शुरू हो गई थी, तो 1940s का टाइम पीरियड है। चाइना का इमरजेंस जो है, चाइनीज रिवॉल्यूशन मो जेडोंग की लीडरशिप में 1949 में आपको देखने को मिलेगा। यूनाइटेड नेशन का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो 24 अक्टूबर 1945 को हुआ, इंडिया ने इसे 30 अक्टूबर 1945 को ज्वाइन किया। लीग ऑफ नेशन जो यूनाइटेड नेशन से पहले आपको देखने को मिलेगा, इसका इस्टेब्लिशमेंट 1920 में हुआ था। और अगर हम इस टाइम पीरियड से देखते हैं जो कोल्ड वॉर का टाइम पीरियड है, तो इस पूरे के पूरे स्केल से अगर आप देखोगे तो ये चीज यहाँ पर कैसी है, ये चीज आपको यहाँ पर बाहर देखने को मिलेगी, है ना। और इसीलिए यहाँ पर ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ये थोड़ा सा डिफरेंट है, और इसीलिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। नेम द पार्टी हु वॉन द फर्स्ट नेशनल इलेक्शन इन इंडिया। पहले नेशनल इलेक्शन को जीतने वाली पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है। पहले नेशनल इलेक्शन जो है वो कब से कब तक हुए, ये अगर आप देखोगे तो अक्टूबर 1951 से लेकर फरवरी 1952 तक हुए, और इसे हम 1952 का जनरल इलेक्शन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोगों ने 1952 में यहाँ पर वोट डाले थे। पहले इलेक्शन जब यहाँ पर कंडक्ट किए गए, उससे पहले हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट यहाँ पर किया। ये कब किया? ये 25 जनवरी 1950 को यहाँ पर किया। पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर श्री सुकुमार सेन आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, एक बात ये ध्यान रखिएगा कि 2 बार जो है वो यहाँ पर क्या करने पड़े थे, हमें अपने इलेक्शन जो है वो पोस्टपोन करने पड़े। तो पोस्टपोन कितनी बार हुए? ये 2 बार इलेक्शन यहाँ पर पोस्टपोन आपको देखने को मिले। शुरू के 3 जनरल इलेक्शन में अगर आप देखोगे तो आपको एक बात यहाँ पर ये समझ में आएगी कि कांग्रेस का डोमिनेंस था, मतलब कांग्रेस ने 3/4 यहाँ पर सीट जीती। और उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो सेकंड नंबर पर देखने को मिलेगी, है ना, जिन्होंने अलग अलग टाइम पीरियड पर अलग अलग तरीके की सीट जीती हैं, है ना। आप लोगों की बुक में एक फोटो बनी हुई है, वहां पर लिखा हुआ है कि कम्युनिस्ट पार्टी ने पहले जनरल इलेक्शन में 16 सीट जीती। उसके बाद 1957 में कितनी जीती, 1962 में कितनी जीती, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। वोट परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो सबसे बड़ी पार्टी जो है वो कांग्रेस है, लेकिन सेकंड नंबर पर अगर आप देखोगे तो वो आपको सोशलिस्ट पार्टी देखने को मिलती है। तो पहले 3 जनरल इलेक्शंस को जीतने का जो क्रेडिट है वो किसे जाता है? वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे, असर्शन रीजन का क्वेश्चन। गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना कि आपके एग्जामिनेशन में असर्शन और रीजन के क्वेश्चन जो है वो आएंगे ही, तो इसीलिए इनको प्रिपेयर करना है अच्छे से। असर्शन देखो दिया है कि द इलेक्शन ऑफ 2004 विटनेस पार्शियल रिवाइवल ऑफ द कांग्रेस पार्टी, है ना। अब अगर आप देखोगे तो आपको एक बात ये समझ में आएगी कि देखो 1991 में क्या हुआ कि गवर्नमेंट यहां पर बनी, ठीक है। किसकी गवर्नमेंट बनी? कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी। पीवी नरसिम्हा राव जी जो है उन्हें यहां पर क्या किया गया, उन्हें जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। और अभी जो गवर्नमेंट है उसने भारत रत्न भी जो है वो पीवी नरसिम्हा राव जी को देने की अनाउंसमेंट यहां पर कर दी है। इनका जो टाइम पीरियड अगर आप देखोगे तो ये कब तक रहेगा गाइस? ये 1996 तक रहेगा। 1996 के बाद, है ना, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर यूनाइटेड फ्रंट का इमरजेंस आपको देखने को मिलेगा। जो डीवी आप ये मान लीजिए कि मिस्टर गौड़ा जो आपको देखने को मिलेंगे, है ना, इंद्र कुमार गुजराल जो आपको देखने को मिलेंगे, एच डी देवगौड़ा, है ना। तो वो लोग जो है वो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं। फिर 1998 में अगर आप देखोगे तो अटल बिहारी वाजपेयी जी आपको देखने को मिलेंगे। फिर 1999 में भी वो ही आपको देखने को मिलेंगे। फिर 2004 में इलेक्शन हुए। मतलब ये जो 1996 तक से लेकर यहां तक का जो टाइम पीरियड है, यहां पर अगर आप देखोगे तो इंडियन नेशनल कांग्रेस आपको देखने को नहीं मिल रही है। फिर क्या होगा कि 2004 के जो इलेक्शंस यहां पर होंगे, उस इलेक्शन में कांग्रेस जीतेगी, है ना। फिर उसके बाद 10 साल तक कांग्रेस यहां पर जीतेगी, और श्री मनमोहन सिंह जी जो है वो प्राइम मिनिस्टर हमारे देश के आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा डेवलपमेंट है। तो 2004 का जो इलेक्शन है, इसकी वजह से कांग्रेस का रिवाइवल आपको देखने को मिला। पार्शियल रिवाइवल यहां पर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस को अकेले मेजोरिटी नहीं मिली थी, इनका एक अलायंस था।
जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस कहते हैं, इसका रिवाइवल आपको देखने को मिलेगा। तो ठीक बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात है, इट कुड इंक्रीज इट्स सीट्स फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1991। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। 1991 के बाद अगर आप देखोगे तो इनकी सीट्स यहाँ पर इंक्रीज हुई, और इतनी इंक्रीज हुई कि इन्होंने दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के सपोर्ट से जो है वो यहाँ पर क्या है कि अपना गवर्नमेंट का भी फॉर्मेशन यहाँ पर किया। तो इसका मतलब है कि रीजन भी सही है। अब रीजन सही है तो आप ये मान सकते हैं कि इनकी सीट्स अगर यहाँ से इंक्रीज हो रही हैं, सीट्स जब यहां से इंक्रीज हो रही हैं, तो अगर आप देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये पार्शियल रिवाइवल वाली जो बात है, इसको भी यहां पर जस्टिफाई कर रहा है। और इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हो गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट अ मल्टी पार्टी सिस्टम आर ट्रू। मतलब कि जो मल्टी पार्टी सिस्टम होता है उससे रिलेटेड यहां पर कौन सा स्टेटमेंट है जो कि आपको सही देखने को मिल रहा है। ठीक है, मल्टी पार्टी सिस्टम जहां पर कोई एक पार्टी नहीं होगी, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज आपको देखने को मिलेंगी, नेशनल लेवल पर भी और स्टेट लेवल पर भी। पहली बात अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या होता है कि मल्टी पार्टी सिस्टम से रिलेटेड कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज पावर के लिए कंपीट करती हैं, बिल्कुल ठीक बात है ना, बिल्कुल सही बात है। क्या होगा इसका आंसर, कमेंट सेक्शन में बताओ गाइस, क्या हो सकता है? देयर विल बी ऑफन बी अ कोलिशन गवर्नमेंट। तो मल्टी पार्टी सिस्टम में अगर आप देखोगे तो एक चीज ये भी होता है कि भाई हो सकता है कि वोट्स जो है वो सभी पॉलिटिकल पार्टीज को यहाँ पर शेयर हो जाए, और इसकी वजह से किसी एक सिंगल पार्टी को मेजोरिटी ना मिले। तो उस मेजोरिटी नंबर को अचीव करने के लिए दो या दो से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर गवर्नमेंट का फॉर्मेशन कर सकती हैं। तो ये स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल ठीक है। अब उसके बाद अगर आप देखोगे तो इट कैन बिकम एन अनस्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम एट टाइम्स, है ना। मतलब अगर कोलिशन गवर्नमेंट यहां पर फॉर्म हुई है, तो कोलिशन गवर्नमेंट में अगर आप देखोगे तो आपको एक बात ये भी समझ में आएगी कि कई बार यहां पर क्या होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये आपको देखने को मिलेगी कि इसकी वजह से कई बार अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होंगी, है ना। कि भाई कोलिशन गवर्नमेंट जो है वो फेल हो गई, जो लोग सपोर्ट कर रहे थे वो सपोर्ट उन्होंने यहाँ पर वापस ले लिया। तो ये स्टेटमेंट भी जो है ये आपका बिल्कुल ठीक है। ऑल पार्टीज हैव द कैपेसिटी टू गेन कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसेस। ठीक है, सभी पार्टीज का कंट्रोल यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिसेस में आपको देखने को मिलेगा। मतलब सबके अंदर कैपेबिलिटीज यहाँ पर होती हैं कि वो इलेक्शन को जीत सकते हैं, गवर्नमेंट का फॉर्मेशन यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। मतलब ये चारों स्टेटमेंट जो आपको देखने को मिल रहे हैं ये मल्टी पार्टी सिस्टम से रिलेटेड आपको बिल्कुल ट्रू देखने को मिलेंगे। हेंस इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। गाइज आपको ये बात बिल्कुल अच्छी तरीके से नोट कर लेना है कि आपके एग्जामिनेशन में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी आना है। ऐसा नहीं होगा कि सब में केवल चार ऑप्शन दे देंगे और आपको एक चीज यहाँ पर चूज करनी होगी, है ना। तो इसमें स्टेटमेंट वगैरह वाले क्वेश्चन बनेंगे, तो उनको आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। कमेंट सेक्शन में ये बताइए गाइस कि आपने टोटल 7 में से कितने क्वेश्चन है जो अभी तक यहाँ पर सही कर लिए, है ना। क्योंकि एक भी क्वेश्चन अगर आपका गलत हो गया तो 80 आउट ऑफ 80 यहाँ पर नहीं आएंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है, इसलिए एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। असर्शन रीजन दिया है कि द पीरियड बिटवीन 1989 एंड 2014 वाज द एरा ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट इन इंडिया, है ना। मतलब यहां पर क्या हो रहा है कि कोलिशन गवर्नमेंट्स का जो है 1989 से लेकर 2014 तक फॉर्मेशन हो रहा है। इसका रीजन क्या है ये आपको सबको सोचना है, उसके हिसाब से आंसर देना है। नो सिंगल पार्टी गेन्ड अ मेजोरिटी इन द पीरियड बिटवीन 1989 एंड 2014, है ना। 1989 से लेकर 2014 के बीच में किसी भी सिंगल पार्टी को मेजोरिटी यहां पर नहीं मिली। ठीक है, सबसे पहले अगर आप देखोगे तो 1989 में जो नेशनल फ्रंट यहां पर बना, है ना, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की जो गवर्नमेंट का फॉर्मेशन यहां पर हुआ, उसमें सपोर्ट से लोगों ने यहां पर गवर्नमेंट बनाई थी, है ना। किसी सिंगल पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली थी। सबसे ज्यादा जो वोट है वो कांग्रेस पार्टी को ही मिले थे, लेकिन क्योंकि उनके पास मेजोरिटी नहीं थी और जो कम्युनिस्ट पार्टी है बीजेपी है उन्होंने नेशनल फ्रंट को सपोर्ट कर दिया था, तो उनकी गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हो गया। 2014 में भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर इमर्ज हुई, जिसके पास मेजोरिटी भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो 1989 से लेकर कोलिशन गवर्नमेंट्स का आपको फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। और कोलिशन गवर्नमेंट इसलिए क्योंकि 1989 से लेकर 2014 तक किसी भी सिंगल पार्टी को मेजोरिटी यहां पर नहीं मिली थी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये रीजन भी असर्शन को जस्टिफाई कर रहा है, और इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। द डैश इलेक्शन वाज मेड इनटू एन रेफरेंडम ऑन द नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, तो नेशनल इमरजेंसी कब डिक्लेयर हुई? नेशनल इमरजेंसी जो है वो 25 जून
1975 को यहाँ पर डिक्लेयर हुई। उस टाइम पीरियड पर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी और श्री फखरुद्दीन अली अहमद जो है वो हमारे प्रेसिडेंट आपको देखने को मिलेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर क्या हुआ कि 1977 में इलेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। तो 1977 का जो इलेक्शन था वो एक रिफरेंडम है। वो रेफरेंडम क्यों हो रहा है कि अगर मान लीजिए कि 1977 के इलेक्शन में कांग्रेस जीत जाती है तो इसका मतलब है कि लोग इमरजेंसी से उतने ज्यादा दुखी नहीं है। और अगर मान लीजिए कि कांग्रेस हार जाती है तो इसका मतलब ये हुआ कि लोग इमरजेंसी से या फिर जो अनडेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस यहाँ पर फॉलो करी गई उनसे यहाँ पर बिल्कुल खुश नहीं है। है ना, समझ में आ रहा है? तो इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ कि 1977 का जो इलेक्शन आपको देखने को मिलेगा ये कैसा था, ये अगर आप देखोगे तो ये बहुत ही ज्यादा रेफरेंडम के रूप में यहाँ पर कंसीडर किया जाता है। दूसरी बात अगर आप देखोगे तो 1977 का जो इलेक्शन है मोरारजी देसाई जी प्राइम मिनिस्टर बने और उसके बाद फिर अगर आप देखोगे तो चौधरी चरण सिंह जी है ना, तो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बाबू जगजीवन राम, ये सब लोग डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर बने। लेकिन 18 महीने में इनकी मेजोरिटी भी चली गई। फिर उसके बाद 1980 में दोबारा इलेक्शंस करवाने पड़े जिसमें बहुत बड़े स्केल पर जो है वो यहाँ पर कांग्रेस की एक्सक्यूज मी कांग्रेस की यहाँ पर जीत आपको देखने को मिलेगी और फिर इंदिरा गांधी जी वापस अपने पावर में यहाँ पर आती हैं। तो 1977 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अच्छा, अब उसके बाद ये कुछ यहाँ पर इवेंट्स दिए गए हैं, इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। मतलब आप ये मान लीजिए कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको अलग अलग तरीके के जो इवेंट्स हैं वो यहाँ पर क्या करने होंगे, वो आपको अरेंज करने होंगे। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो इंडिया चाइना वॉर, जनरल मुशर्रफ अब तो खत्म भी हो गए हैं ना, उनकी डेथ हो चुकी है, गॉट हिमसेल्फ इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट। श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिली और लिट्टे लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम जो है वो यहाँ पर वैंक्विश हो गया, मतलब खत्म हो गया। तो अब इसको अरेंज करना है तो सबसे पहले तो इनके ईयर्स आपको पता होने चाहिए कि इनके ईयर्स क्या हैं। तो इंडिया चाइना वॉर के बारे में अगर हम बात करेंगे गाइस तो इंडिया चाइना वॉर 1962 का है, ठीक है, ये हो गया। जनरल मुशर्रफ ने अपने आप को प्रेसिडेंट जो है वो कब इलेक्ट किया, 2001 में, है ना, उस टाइम पर जब कारगिल वॉर हुआ था 99 में। तो उस टाइम पीरियड पर अगर आप देखोगे तो ये क्या थे, ये जो है ये मिलिट्री चीफ थे, है ना, लेकिन प्राइम मिनिस्टर जो है वो नवाज शरीफ थे। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि 2001 में इन्होंने अपने आप को प्रेसिडेंट जो है वो यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया। श्रीलंका को इंडिपेंडेंस जो है वो कब मिली, ये 1948 में मिली, तो ये 1948 हो गया। और लिट्टे को जब यहाँ पर खत्म किया गया, प्रभाकरन को जब मारा गया तो वो 2009 था। तो इसका मतलब है कि पहले 3 आएगा फिर 1 आएगा, तो 3 आएगा, 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 4 आएगा। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, है ना, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये बताओ कि ये वाला क्वेश्चन कितने लोगों का जो है वो बिल्कुल सही हुआ है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। Which justice declared Indira Gandhi's election to be invalid in 1975? है ना, 1975 में आप सभी को पता है कि मेंबरशिप जो है वो यहाँ पर चली गई थी, एक जजमेंट यहाँ पर आया था, उसके बाद इनकी मेंबरशिप भी चली गई, बोल दिया कि भाई तुम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं हो, डिस्क्वालीफाई हो। तो आपको ये बताना है कि किसने जो है वो डिक्लेयर किया था इनके इलेक्शन को इनवैलिड। सबसे पहले जस्टिस एच जी कानिया, जस्टिस एन वी रमन्ना, जस्टिस रंजन गोगोई या जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा। आप सभी को पता है कि यहाँ पर क्या हुआ कि 1977 में, है ना, मतलब 19 जो आपके 71 का इलेक्शन है, तो 1971 के इलेक्शन में अगर आप देखोगे तो इंदिरा गांधी जी के अगेंस्ट में यहाँ पर कौन खड़े हुए, उनका नाम था राज नारायण, है ना। तो राज नारायण ने एक पिटीशन यहाँ पर फाइल करी, कहां पर करी, इलाहाबाद हाई कोर्ट में, कि इन्होंने जो ऑफिशियल पर्पस के लिए चीजें होती हैं उनको अपने इलेक्शन कैंपेन वगैरह में जो है वो यहाँ पर क्या किया है कि यूज किया है। और इसीलिए ये चीज क्या है, ये आपको बिल्कुल गलत देखने को मिलेगा। तो बाद में क्या हुआ कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा जी ने इनको यहाँ पर, ठीक है, क्या कर दिया कि इनको इनके इलेक्शन को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया और इनको बोला कि ठीक है आप मीटिंग्स वगैरह में लेकिन नहीं रहोगी। बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट में चले गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे वगैरह लगा दिया। लेकिन जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा जो है ये इस पर्टिकुलर इवेंट का राइट आंसर होगा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ेंगे। चाइनीज रिवॉल्यूशन आपको कब देखने को मिलेगा, तो चाइनीज रिवॉल्यूशन 1949, 51, 45 या 47। माओ जेडोंग की लीडरशिप में कम्युनिस्ट चाइना का इमरजेंस जो है वो आपको देखने को मिलेगा और इसे ही हम लोग चाइनीज रिवॉल्यूशन यहाँ पर कहते हैं। और ये कब हुआ था, ये आपका ऑप्शन नंबर ए 1949 में आपको देखने को मिलेगा।
ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो ये हो गया चाइनीज रिवॉल्यूशन। और इसी तरीके से ये हमारा सेक्शन नंबर ए, जिसमें आपके 12 क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं, उन 12 क्वेश्चन का मैंने जो डिस्कशन है वो यहाँ पर आपके साथ कंप्लीट किया। अब हमारा अगला जो सेक्शन यहाँ पर होगा गाइस, है ना, अगले सेक्शन में मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। अगला सेक्शन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 18 तक होगा, जिसमें हम 2 नंबर के क्वेश्चंस का डिस्कशन यहाँ पर करेंगे। ठीक है, लेकिन ये जो 2 नंबर के क्वेश्चंस हैं, इनमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपको केवल 2 लाइन नहीं लिखनी है ना, या केवल 2 पॉइंट आपको नहीं लिखने हैं। चाहे हम 2 नंबर के क्वेश्चन लिखें, चाहे हम 4 नंबर के क्वेश्चन लिखें, चाहे हम 6 नंबर के क्वेश्चन लिखें, हमें हमेशा कोशिश ये करनी है कि हम लोग क्या करें कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो है वो यहाँ पर लिखें। अब अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 लाइन का, 1.5 लाइन का आप इंट्रोडक्शन या 2 लाइन का इंट्रोडक्शन लिखेंगे। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन की डिमांड है, उस क्वेश्चन की डिमांड को आपको फुलफिल करना है जो एग्जामिनेशन में पूछा गया है, और उसके बाद उसका कंक्लूजन जो है वो आपको लिखना है। ये आप कोशिश करिए कि किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप यहाँ पर इस तरीके से लिख रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अप्रोच अगर आप फॉलो करोगे तो एक सिस्टमेटिक बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के साथ उस क्वेश्चन का आंसर करना जो है वो बहुत जरूरी है। और इसीलिए कोशिश हम ये करेंगे कि हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पर लिख दें, फिर कंक्लूजन यहाँ पर लिख दें, और इनके बीच में आपको मेन बॉडी जो है वो लिखना है, जिसमें आप जो क्वेश्चन की डिमांड है उसे यहाँ पर फुलफिल करेंगे। कैसे करना है अभी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, इसे मैंने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ पर बोला है, क्योंकि इन क्वेश्चंस को जब आप यहाँ पर सॉल्व करोगे तो आपको 2 नंबर मिलेंगे एक क्वेश्चन का। ठीक है, नेम एनी 2 एजेंसीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन की कुछ एजेंसीज हैं, उनके बारे में यहाँ पर क्या करना है कि आपको इंफॉर्मेशन देनी है ना। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, 2 एजेंसीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन, इसमें डायरेक्टली आपसे पूछा गया है। तो आप यहाँ पर क्या करो कि इसका सिंपल सा 2 एजेंसीज अगर आप यूनाइटेड नेशन की लिख देते हो तो उसके बेसिस पे भी आपको आंसर मिल जाएगा, है ना, क्योंकि इसमें डायरेक्टली बोल दिया गया है कि 2 एजेंसीज बताओ यूनाइटेड नेशन की कौन सी है। या फिर अगर मान लीजिए कि मैं चाहूँ कि भाई इसके इंट्रोडक्शन में मैं यहाँ पर कुछ लिख दूं, है ना, तो इसके इंट्रो में आप ये लिख सकते हो कि यूनाइटेड नेशन का जो फाउंडेशन है वो यहाँ पर कब हुआ, है ना, 24 अक्टूबर 1945 को इसका फाउंडेशन हुआ। फाउंडेशन के बाद इनके अलग अलग तरीके के सब्सिडरी नॉन सब्सिडरी एजेंसीज आपको देखने को मिलती हैं, जिनकी बदौलत ये लोग अलग अलग तरीके के काम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। मतलब जो भी टास्क यहाँ पर होते हैं वो इन पर्टिकुलर एजेंसीज की बदौलत जो है वो यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास 2 तरीके हो सकते हैं, ठीक है, लिखने के। या तो क्या करोगे आप डायरेक्टली लिख दो, है ना, या फिर आप यहाँ पर क्या करोगे कि एक टेबल बना दो गाइस, है ना। ये आपने यहाँ पर क्या कर दिया, एक टेबल जो है वो यहाँ पर बना दिया। अब इस टेबल में आप 2 चीजें बनाइए, ठीक है। जैसे मान लो कि ये इस तरीके से मैंने ये 3 टेबल बना दी इस तरीके से, है ना, ये ऐसा हो गया। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि ये सीरियल नंबर मैंने डाला आपका, या फिर आप ये मान लो कि इसे आपने सीरियल नंबर के रूप में जो है वो यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर सीरियल नंबर लिख दिया, और यहाँ पर आपकी एजेंसी का नाम यहाँ पर आएगा। ठीक है, इस एजेंसी का नाम आप यहाँ पर लिख दो, और यहाँ पर इसका फाउंडेशन ईयर लिख दो, और उसके बाद यहाँ पर क्या है कि इसका हेडक्वार्टर लिख दो। ठीक है, मतलब मैं ये चाह रहा हूँ कि आप केवल उसका नाम मत लिखो, है ना, आप कोशिश ये करो कि आप यहाँ पर क्या है कि चीजों को थोड़ा अच्छी तरीके से जो है वो प्रेजेंट कर दो। या तो टेबल के फॉर्मेट में कर दो आप, है ना, या तो फिर आप यहाँ पर क्या करो कि डायरेक्टली जो भी आपको लगे आप उस तरीके से लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। जैसे पहले नंबर पर जैसे मान लीजिए कि मैंने लिखा WHO, है ना, तो WHO अकेले नहीं लिखना है, हम क्या लिखेंगे, हम पूरा नाम लिखेंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, पूरा नाम लिखना है। अब इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, जैसे मान लीजिए कि 1948 में हुआ, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, इसका हेडक्वार्टर आपको जिनेवा में देखने को मिलेगा। ये पूरा चीज हमने लिख दी। दूसरे नंबर पर अगर मान लीजिए कि मैंने लिखा, ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यहां पर लिख दिया। ठीक है, ये हो गए आपके लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का एस्टेब्लिशमेंट 1919 में हुआ, और इसका हेडक्वार्टर जो है ये भी आपको जिनेवा में देखने को मिलेगा। तो डिपेंड करता है ना, आप कोई सा भी लिखो, यूनेस्को लिख सकते हो आप, है ना, कोई सा भी लिख सकते हो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप उसका पूरा नाम लिखें, उसका फाउंडेशन ईयर लिखें, और उसके बाद आप यहाँ पर उसका हेडक्वार्टर लिख दें। लेकिन आपको ये ध्यान रखना जरूरी है कि आप विकिपीडिया से देखकर नहीं लिखोगे, है ना। आपके पास जो आपकी बुक में लिखा गया है, जो एडिशनल मटेरियल सीबीएसई ने आपको प्रोवाइड किया है, उसमें जो महीना डेट वगैरह ये सब चीजें लिखी हैं उनके बारे में आप बात करोगे, ठीक है। तो ये सब चीजें आप लिख दीजिए। बाकी इसका आंसर भी है, टू एजेंसीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एक रेफरेंस के लिए मैंने आंसर लगाया है, लेकिन आप अपने आंसर को और कितना इफेक्टिवली जो है वो प्रेजेंट कर सकते हो, उसकी टेक्निक मैंने आपको बता दी है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। व्हाट आर द टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी रिलेटिंग टू द फॉरेन अफेयर्स पॉलिसी, है ना। तो अब यहां पर क्या है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आपको देखने को मिल रहा है। अब इसमें अगर आप देखोगे ना, तो आपका जो पहला वाला चैप्टर है ना, जिसमें फॉरेन पॉलिसी के बारे में बात करी गई है, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, उसमें एक बॉक्स में ये इंफॉर्मेशन दी गई है। तो अब यहाँ पर क्या है कि मैं चाहता हूं कि आप इसके इंट्रोडक्शन में ये बता दो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है क्या, इसका मीनिंग क्या होता है ना। और इसके बारे में आप यहाँ पर लिख दीजिए कि भाई आर्टिकल्स कौन कौन से आपको देखने को मिलेंगे, है ना। आर्टिकल अगर हम बात करेंगे तो आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट नंबर 4 आपको देखने को मिलेगा वो है डीपीएसपी। जो है वो हम कहाँ से लेकर आए हैं, ये आयरलैंड से हमने बोरो किया है, और ये इन्फोर्सिबल नहीं है, ठीक है। जैसे फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्सिबल होते हैं, ये इन्फोर्सिबल नहीं है ना। ये इसमें से एक दो इंफॉर्मेशन बतानी है, आर्टिकल मेंशन कर दो आप, कौन से पार्ट में मेंशन है वो बता दो। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बेसिकली यहाँ पर क्या है कि हम एक वेलफेयर स्टेट की जो हमारी कामना है, जो ऑब्जेक्टिव है, उस चीज को हम अचीव करना चाहते हैं, है ना। इसलिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी देखने को मिलेंगे। अच्छा, अभी उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि आपको तीन चार देखने को मिलेंगे, है ना, 1 2, है ना, 3 4। और फॉरेन अफेयर पॉलिसी में आप लोग आर्टिकल 51 के बारे में जो है वो जरूर लिखेंगे, है ना, कि पीसफुल तरीके से नेगोशिएशन करके हमें जो भी प्रॉब्लम्स है उनका रिजोल्यूशन यहाँ पर करना है ना। फिर उसके बाद मैं ये चाहता हूँ कि आप यहाँ पर क्लियरली जो है वो छोटे छोटे करके बाकी के पॉइंट्स भी जो है वो मेंशन कर दें, है ना। ऐसा मत करो कि केवल दो ही लिख रहे हो, आप थोड़ा एडिशनल इंफॉर्मेशन बता दो, और इन शॉर्ट में बाकी के जो दो पॉइंट्स हैं उनके बारे में भी आप डिस्कशन कर दो, है ना। प्रेजेंटेशन में आप सर्कल बना सकते हो, सर्कल में डीपीएसपी, है ना, ऐसे लिख दो, और उसमें एरो बना के भी वो चीजें यहाँ पर कवर कर दो, है ना, कि भाई यूएन चार्टर की रिस्पेक्ट यहाँ पर करनी है, नेगोशिएशन यहाँ पर करना है ना, पीस वगैरह के बारे में बात करनी है। ये सब चीजें आपको लिखनी है। क्लियर हो गया। अब इसी से रिलेटेड अगर आप आंसर देखेंगे तो वही लिखा हुआ है कि प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, और मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन द नेशन, ठीक है। जो भी अलग अलग तरीके की कंट्रीज हैं उनके बीच में एक ऑनरेबल रिलेशंस को मेंटेन करना भी यहाँ पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में बताया गया है, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। बाकी गाइज अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है ना, आप किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरीके की परेशानी यहाँ पर फेस कर रहे हैं, तो आप लोग यहाँ पर कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना, ठीक है। मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब मैं आपके उन क्वेरीज को यहाँ पर रिजॉल्व करूंगा। What were the reason for the dominance of Congress party till 1967? ठीक है, 1967 तक अगर आप देखोगे तो कांग्रेस पार्टी के डोमिनेंस के क्या क्या रीजन आपको देखने को मिलेंगे, है ना। मतलब आप ये मान सकते हैं कि इसमें अगर आप इंट्रोडक्शन में देखेंगे तो इसमें इंट्रोडक्शन में आपको क्लियर कट जो है वो यहाँ पर क्या लिखना है, क्लियर कट आपको रिजल्ट्स के बारे में बात करनी है ना, कि कांग्रेस ने स्टार्टिंग के जो 3 जनरल इलेक्शंस थे उसमें उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, करीब 3/4 जो सीट्स हैं उन्होंने यहाँ पर जीती। 1967 के बाद ये थोड़ी सी चीजें चेंज हुई क्योंकि उनकी सीट्स का जो नंबर है वो लगातार कम हुआ। लेकिन इस पूरे के पूरे सिस्टम को हम लोग कांग्रेस सिस्टम के नाम से जान रहे हैं। तो उनको जो ये एडवांटेज यहाँ पर मिली उसके पीछे क्या क्या रीजन आपको देखने को मिलेगा। पहला पॉइंट ये देखोगे कि उन कांग्रेस पार्टी ने हमारे जो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल है उसमें यहाँ पर पार्टिसिपेट किया, है ना। तो उसकी वजह से लोगों ने यहाँ पर क्या है कि आप ये मान लीजिए कि उनको सपोर्ट किया। उनके जो लीडर्स अगर आप देखोगे तो बहुत ही कैरिस्मेटिक लीडर्स आपको देखने को मिलेंगे, है ना। लोगों को बहुत ज्यादा अपना प्रभाव यहाँ पर छोड़ देते थे लोगों के ऊपर। तीसरी बात अगर आप देखोगे तो उनका जो ऑर्गेनाइजेशन, उनका जो कम्युनिकेशन आपको देखने को मिलेगा वो ऑल इंडिया लेवल पर आपको देखने को मिलेगा। चौथे नंबर पर अगर आप देखोगे तो जो फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम है, एफपीटीपी,
इसका भी एडवांटेज जो है वो इनको यहाँ पर देखने को मिला। फिर उसके बाद अगर आप कुछ और एडिशनल चीजें लिखना चाहें तो इन्होंने जितने भी अलग अलग तरीके के फैक्शंस हैं, जितने भी अलग अलग तरीके के डिफरेंसेस वगैरह यहाँ पर हो सकते हैं, उन सबको अपने ग्रुप में यहाँ पर इंक्लूड किया है ना। कांग्रेस जो है वो एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। तो वो लोग क्या है कि वो रूलिंग पार्टी भी है, ऑपोजिशन भी है, तो उनको टैकल करना जो है वो बहुत आसान हो गया। तो ऐसे करके 4-5 पॉइंट जो है वो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। कंक्लूजन में आप यही लिख सकते हैं कि भाई इसके बाद यहाँ पर क्या हुआ कि कहीं ना कहीं जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं उनका इमरजेंस आपको देखने को मिलेगा। उन्होंने भी नॉन कांग्रेसिज्म वाली जो अप्रोच है उसको फॉलो करके अपना एग्जिस्टेंस जो है वो बनाकर रखा। ठीक है, तो ये सब लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप ये मान सकते हैं कि पहले से वेल ऑर्गेनाइज पार्टी है, बाय द टाइम अदर पार्टीज कुड थिंक ऑफ ए स्ट्रेटेजी, ये यहाँ पर क्या है कि डेट ऑलरेडी स्टार्टेड इस कैंपेन, है ना। जैसे अगर आप देखोगे तो एडवांटेज ऑफ द फर्स्ट ब्लॉक, है ना, फर्स्ट ब्लॉक जो वाला जो एडवांटेज आपको देखने को मिलेगा जो आपकी एनसीईआरटी बुक में लिखा है गाइस। आपको ये ध्यान रखना है कि एनसीईआरटी बुक के जो की टर्म्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उनके बारे में फोकस जरूर करना है। ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क आपको देखने को मिलेगा लोकल लेवल तक, तो इस वजह से उनको बहुत ज्यादा एडवांटेज देखने को मिला। What do you mean by the non-traditional notion of security? Non-traditional notion of security क्या है? अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड वाला जो चैप्टर है वहां से ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आप क्या करोगे कि ये जो सिक्योरिटी टर्म है इसको डिफाइन कर दो। ठीक है, इसका जो टर्म है ये यहाँ पर क्या कर दो कि इस चीज को डिफाइन कर दो। अब इसमें दो तरीके की चीजें होती हैं, है ना। एक अगर आप देखोगे तो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो ये आपका ट्रेडिशनल सिक्योरिटी हो गया। इसमें इसके कुछ एग्जांपल लिख देना, ज्यादा डिफाइन नहीं करना है। और फिर उसके बाद आपका मेन जो है वो यहाँ पर क्या है, ये है आपका नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। तो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी को आप यहाँ पर डिफाइन करिए कि नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी जो है वो होता क्या है ना। ह्यूमन सिक्योरिटी वगैरह के बारे में भी हम बात कर सकते हैं। और इनके एग्जाम्पल्स जो है वो यहाँ पर लिखना बहुत जरूरी है ना। इनके एग्जाम्पल्स जो है वो यहाँ पर आप जरूर लिखिए, क्योंकि बिना एग्जाम्पल्स के क्या होगा कि वो चीजें जो है वो आपको यहाँ पर समझ में नहीं आएंगी। जैसे बोला गया है नॉन ट्रेडिशनल नोशन जो है वो करता है कि ह्यूमन सिक्योरिटी एंड ग्लोबल सिक्योरिटी, है ना। मतलब इसमें क्या हो रहा है कि जब हम नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे जिसके ऊपर बहुत ज्यादा लोग यहाँ पर कंसिडरेशन नहीं दिखाते, तो उसमें अगर आप देखोगे तो ये क्या करते हैं कि ह्यूमन सिक्योरिटी के ऊपर भी जो है वो यहाँ पर फोकस होता है और साथ ही साथ ग्लोबल सिक्योरिटी के ऊपर भी देखने को मिलेगा। और इसमें कई सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं जिनकी वजह से अगर आप देखोगे तो ह्यूमन एग्जिस्टेंस के ऊपर खतरा यहाँ पर उत्पन्न होता है। नॉन ट्रेडिशनल में जो है वो केवल स्टेट के ऊपर फोकस नहीं होगा, लेकिन हम इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज, ठीक है, जितने भी अलग अलग तरीके की ह्यूमन काइंड है उन सब चीजों के ऊपर हम यहाँ पर फोकस करेंगे, है ना। और इन सब चीजों के लिए कॉपरेशन की जरूरत है। अगर हम कॉपरेट नहीं करेंगे, कंट्रीज आपस में कॉपरेट नहीं करेंगी, तो फिर हम इस तरीके की प्रॉब्लम्स का जो रिजोल्यूशन है वो यहाँ पर प्रोवाइड नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये सब चीजें आप लिख दीजिए और इनके एग्जाम्पल लिख दीजिए। कॉपरेशन क्या है उसके बारे में मेंशन कर दो। ठीक है, तो 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर के हिसाब से ही लिखना है। ठीक है, बाकी कुछ नहीं करना है। अच्छा, ये सोवे सिस्टम है, सोवे सिस्टम के फीचर्स को आपको हाईलाइट करना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 4 पॉइंट लिखना है। सबसे पहले तो ये बता दो कि सोवे सिस्टम क्या है, इसको डिफाइन कर दो, है ना। इसका एस्टेब्लिशमेंट किस तरीके से रशियन रिवॉल्यूशन 1917 के तहत यहाँ पर किया गया, है ना। और उसके बाद इनके 2 फीचर में आप यही लिखोगे, है ना, कि यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी है। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी आपको देखने को मिलती है। ये लोग यहाँ पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस के बारे में बात करेंगे कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेस का वो यहाँ पर कैसा होना चाहिए। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज जो है वो आपको देखने को मिलेगी, है ना। स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी है। और प्राइवेट ऑनरशिप जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी, है ना। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन यहाँ पर नहीं है। आयरन कर्टेन का जो है वो एक फिनोमिना है जिसमें ये कैपिटलिस्ट कंट्री के साथ काम नहीं करेंगे। इनकी आइडियोलॉजीज के बारे में यहाँ पर बात कर लीजिए, है ना। इनके पास खूब सारे रिसोर्सेस वगैरह थे, कम्युनिकेशन सिस्टम वगैरह बड़े स्केल पर देखने को मिलेगा। तो ये सब पॉइंट्स जो है वो यहाँ पर मेंशन किए जा सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट में आप यही लिखेंगे कि सोवियत सिस्टम का डिसइंटीग्रेशन जो है वो 1991 में हुआ, क्योंकि यहाँ पर लोगों के मन के अंदर, है ना, लिबर्टी के बारे में, है ना, राइट्स के बारे में लोग जो है वो अवेयर हो गए थे।
और इन सभी फीचर्स के बाद भी यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन खत्म नहीं हो पाया। तो ये क्या हो रहा है कि ये स्टेट वेलफेयरिज्म के ऊपर जो है वो बेस्ड है, और ये लोग मास प्रोडक्शन के ऊपर काम करेंगे ताकि लोगों की जो भी यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स हैं वो यहाँ पर फुलफिल हो। और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन, जिसे हम सीपीएसयू बोलते हैं, वो गवर्नमेंट को यहाँ पर कंट्रोल करेगी और पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में उसका डोमिनेशन यहाँ पर होगा, और कोई दूसरी पार्टी जो है वो यहाँ पर अलाउड नहीं है। तो ये सब चीजें जो है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, 4 से 5 पॉइंट लिखने, ज्यादा नहीं लिखने, ठीक है। What were the impacts of the elections of 1989 on Indian politics? ठीक है, इंडियन पॉलिटिक्स जो 1989 में यहाँ पर हुआ इलेक्शन, है ना, उसके बाद इन पर्टिकुलर इलेक्शंस का लोगों के ऊपर, है ना, या इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर जो है वो आपको क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले आप 1989 इलेक्शंस के रिजल्ट को थोड़ा सा डिफाइन कर दो, है ना, और उसके बाद आप ये बताएंगे कि रिजल्ट में कौन जीता, नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर बनी, और उसके बाद यहाँ पर क्या है कि इसे कम्युनिस्ट पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी ने सपोर्ट किया। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी जो है वो यहाँ पर क्या होते हैं कि वो आप ये मान लीजिए कि वो प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर अपॉइंट होते हैं। अब इनमें इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर अगर इसका इम्पैक्ट देखेंगे तो इम्पैक्ट्स में कांग्रेस सिस्टम जो है वो यहाँ पर खत्म हो गया भाई, है ना। जो भी कांग्रेस सिस्टम है या कांग्रेस का जो डोमिनेंस है वो आप यहाँ पर खत्म मान सकते हैं। कोलिशन गवर्नमेंट जो है, ठीक है, जो कोलिशन गवर्नमेंट आपको देखने को मिलेगी, तो कोलिशन गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर आपको शुरू होती हुई यहाँ पर दिखाई देगी, है ना। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज का सिग्निफिकेंस आपको बढ़ता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। रीजनल जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज, इनका सिग्निफिकेंस जो है वो आपको देखने को मिलेगा, है ना। कास्ट बेस्ड जो यहाँ पर पॉलिटिक्स है, ठीक, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, ठीक है, ये यहाँ पर शुरू हुई। ओबीसी रिजर्वेशंस का पॉइंट जो है वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो अलग अलग तरीके के पॉइंट हैं, ठीक है, तो आपको जो भी सुटेबल यहाँ पर लगे उसके बेसिस पे आप इन क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। तो कांग्रेस का डोमिनेशन खत्म हुआ, कोलिशन गवर्नमेंट का टाइम पीरियड जो है वो शुरू हुआ, और रीजनल पार्टीज का इंपॉर्टेंट रोल आपको देखने को मिलेगा, तो वो लोग बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, ठीक है। तो इन सब चीजों के बारे में या आप यहाँ पर बात कर सकते हैं। क्लियर हो गया गाइस? तो ये मैंने आप लोगों के साथ, अगर आपने देखे होंगे तो मैंने आप लोगों को ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर करा दिए, है ना। 2 नंबर वाले क्वेश्चन में हमने यूनाइटेड नेशन की एजेंसीज के बारे में बात करी, है ना। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों से डायरेक्टली प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो फॉरेन अफेयर पॉलिसीज से रिलेटेड है, उनमें कौन कौन से पॉइंट्स के बारे में बात करी गई है, उनके ऊपर हमने डिस्कशन यहाँ पर कर लिया। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो कांग्रेस के डोमिनेंस के रीजन हमने देख लिए, है ना। नॉन ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी क्या है वो हमने देख लिया, और टू फीचर ऑफ सोवियत सिस्टम के बारे में हमने बात कर ली। और फिर 1989 के जो इलेक्शन के रिजल्ट हैं उनका यहाँ पर इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा, इसके बारे में हमने चीजें देख ली, है ना। तो अभी तक हमने जो हमारा ये पूरा का पूरा डिस्कशन यहाँ पर कंप्लीट हुआ, इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 18 तक का जो डिस्कशन है वो यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अब इससे रिलेटेड अगर आपके मन में कोई डाउट है तो सबसे पहले ये बताओ कि ये डाउट्स वगैरह है क्या कोई आपके, है ना। कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको देखने को मिलती है तो सबसे पहले तो एक बार मुझे वो बताओ, ठीक है, फिर उसके बाद हम आगे यहाँ पर बढ़ेंगे। इतनी बातें क्लियर हो गई सबको? ठीक है, सबको आगे समझ में? सब लोग जो है वो अब आगे वाला जो हमारा सेशन यहाँ पर होने वाला है उसके लिए रेडी हैं, है ना, मतलब आगे जो हम चीजों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब हमारा जो अगला डिस्कशन यहाँ पर होने वाला है उसमें हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं, उसमें हम लोग बात करेंगे, ठीक है, हमारे 4 नंबर के क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, जो हमारे 4 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं उनका मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन यहाँ पर करूंगा, ठीक है।
तो सबसे पहले आपको एक बार मैं इंस्ट्रक्शंस वगैरह वाली जो चीजें हैं उनके बारे में दिखा देता हूँ। ठीक है, अब हमारे जो क्वेश्चंस यहाँ पर होंगे, ये क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर 23 तक होने वाले हैं, है ना। मतलब क्वेश्चन नंबर 19 से 23 तक जो है, ये हम 4 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं उनका डिस्कशन हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, और 4 नंबर में आप ये मान लीजिए कि 1.5 पेज आपको एटलीस्ट लिखना पड़ेगा, है ना। मतलब 4 नंबर वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको 1.5 पेज आप यहाँ पर लिखोगे, तभी फिर आपके इस तरीके की जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उनमें आपको अच्छे नंबर यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, चलो भाई शुरू करते हैं। हम लोग यहाँ पर अब आगे बढ़ेंगे। जस्ट गिव मी 1 मिनट गाइस, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, चलो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19। मेंशन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेहरूज फॉरेन पॉलिसी, व्हाट वाज द स्ट्रेटजी थ्रू व्हिच ही वांटेड टू अचीव देम। ठीक है, समझ में आया। अब दो क्वेश्चन है इसमें, है ना। दोनों क्वेश्चन को आपको बराबर इंपॉर्टेंस देते हुए जो है वो यहाँ पर काम करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर नेहरू जी के ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे, और फिर उन पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए इन्होंने कौन कौन सी प्रिंसिपल्स हैं, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हैं जिनको यहाँ पर फॉलो किया, उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हमको ये लिखना है कि नेहरू जी का बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को शेप करने में, क्योंकि स्टार्टिंग से लेकर 1964 तक ये प्राइम मिनिस्टर भी थे और फॉरेन अफेयर मिनिस्टर भी थे, और अलग अलग तरीके की कंट्रीज और लीडर्स जो हैं उनके साथ इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेक्शन आपको देखने को मिला। ठीक है, और इसी वजह से ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के लिए एक इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल है जो आपको देखने को मिलते हैं। अब इन्होंने अगर आप देखोगे तो इन्होंने अपनी पर्टिकुलर पॉलिसी में जो है वो यहाँ पर क्या किया, 3 P के बारे में बात करी है ना। मतलब हमने 3 P's जो है वो आपको देखने को मिलेंगे, है ना। ये 3 P's जो आपको देखने को मिलते हैं ये क्या क्या है, कि भाई हमें पहली चीज तो जो है वो यहाँ पर क्या करना है कि प्रिजर्व करना है ना। क्या प्रिजर्व करना है अभी हम देखते हैं। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, तो ये प्रोटेक्ट कर लिया हमने। और तीसरी चीज अगर आप देखोगे तो इन्होंने यहाँ पर क्या है कि इन्होंने जो है वो प्रमोट करना है। ठीक है, ये हो गए आपके 3 चीजें, ये प्रमोट करने वाली चीजें हो गई। तो मतलब अगर आप नेहरू जी की फॉरेन पॉलिसी के बारे में बात करेंगे तो ये 3 P जो है वो आपके आंसर में आने चाहिए। और गाइज ये हमेशा ध्यान रख लेना कि अगर आप इन चीजों को अपनी लैंग्वेज में लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे आपको, है ना। नंबर मिलने के लिए ये प्रिजर्व, प्रोटेक्ट और प्रमोट, ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये क्या प्रिजर्व, प्रोटेक्ट और प्रमोट करने की बात कर रहे हैं, तो इसमें आप यही देखेंगे कि इसमें हमको मेनली जो है वो ये लिखना है कि हमारी जो हार्ड अर्न सोवरेनिटी है ना, इसे हम लोग क्या करेंगे, इसे हम प्रिजर्व करेंगे, है ना। कि भाई हमारी जो अपनी कंट्री के ऊपर ऑनरशिप है ना, हम लोग जो भी इंटरनल या एक्सटर्नल अफेयर्स होते हैं उनसे रिलेटेड जो डिसीजन लेते हैं वो क्या हम इंडिपेंडेंट तरीके से ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं, है ना। ये सब चीजें डिपेंड करेंगी। साथ ही साथ हमें टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया जो है इसे क्या करना है, इसे प्रोटेक्ट करना है ना। मतलब हमारी जो टेरिटरी है, जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, जो भी अलग अलग तरीके के रीजन्स आपको देखने को मिलते हैं, इन सब चीजों का हमें क्या करना है कि प्रोटेक्शन भी जो है वो यहाँ पर करना है। और साथ ही साथ रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो आपको यहाँ पर फोकस करना है। ठीक है, तो मतलब आप ये मान लीजिए कि रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें हमें केवल कुछ ही सेक्शंस के ऊपर फोकस नहीं करना है। जितने भी अलग अलग तरीके के सेक्शंस आपको देखने को मिलते हैं सबके ऊपर हम यहाँ पर फोकस करेंगे, उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करेंगे, और साथ ही साथ हमें उन्हें सोशल जस्टिस भी जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड करना है। तो ये बात हो गई, है ना। और साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो इनका वर्ल्ड अफेयर्स में बहुत अच्छा नॉलेज था, और उसके बाद एशियन नेशन में भी इनकी बहुत इंपॉर्टेंस जो है वो लीडर के रूप में पहचान होती है। और इन सब चीजों को अचीव करने के लिए उनकी स्ट्रेटेजीज में आप 2-3 स्ट्रेटेजी डाल सकते हैं। जैसे पहला, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। दूसरा अगर आप देखोगे तो पंचशील, है ना, जो इन्होंने चाइना के साथ यहाँ पर साइन किया, पंचशील हो गया। तीसरा अगर आप देखोगे तो डिसआर्मामेंट आप यहाँ पर लिख सकते हैं। डिसआर्मामेंट के बारे में इनके क्या क्या प्रोविजंस है उनके बारे में मेंशन कर दो। और उसके बाद डीकोलोनाइजेशन, है ना, कि कॉलोनाइजेशन नहीं होना चाहिए। इन सब चीजों के ऊपर जो है इन्होंने यहाँ पर फोकस किया। ठीक है, बस हो गया। यही स्ट्रेटेजी इन्होंने फॉलो करी है। इन स्ट्रेटेजीज के बेसिस पे जो है ये इनकी फॉरेन पॉलिसी को आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है, लॉजिक समझ में आना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि केवल जितना यहाँ पर लिखा हुआ है केवल यही एक परफेक्ट आंसर यहाँ पर हो सकता है। ये तो सिर्फ एक रेफरेंस के लिए मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है। जो मैं चीजें आपको यहाँ पर बता रहा हूँ
इनको ध्यान में रखते हुए अगर आप अपने क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पर लिखेंगे तो आप ये मान लीजिए कि इससे ओवरऑल जो आपके आंसर्स वगैरह होते हैं ना वो काफी अच्छे यहाँ पर हो जाएंगे। क्लियर हो गया? चलो अब हम बात करेंगे कि डेमोक्रेसी इज बिकमिंग द फर्स्ट चॉइस ऑफ द पीपल ऑफ साउथ एशिया। इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को आपको जस्टिफाई करना है। करो भाई जस्टिफाई, क्या करोगे जस्टिफिकेशन इसका? है ना, डेमोक्रेसी जो है वो यहाँ पर क्या हो रहा है कि फर्स्ट चॉइस ऑफ द पीपल है, ये आपको बताना है। सबसे पहले अगर आप चाहो तो इसमें आप क्या कर सकते हो कि साउथ एशिया का एक रफ मैप जो है वो यहाँ पर ड्रॉ कर दो, उनकी कंट्रीज का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर कर दो। ठीक है, साउथ एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज यहाँ पर आती हैं इनके बारे में बात करेंगे। जैसे आप लोग यहाँ पर क्या लिखोगे कि बांग्लादेश हो गया प्लस पाकिस्तान हो गया। बांग्लादेश और पाकिस्तान में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको मिलिट्री रूल भी जो है वो आपको देखने को मिला, और उसके बाद अगर आप देखोगे तो डेमोक्रेसी भी जो है वो आपको देखने को मिलेगी, है ना। फिर इसी तरीके से अगर आप इंडिया के बारे में बात करेंगे प्लस श्रीलंका के बारे में बात करेंगे तो इनकी इंडिपेंडेंस से ही अगर आप देखते हैं तो ये पर्टिकुलर कंट्री जो है वो डेमोक्रेसी वाली है ना। फिर उसके बाद मतलब अलग अलग तरीके की कंट्रीज में किस तरीके का सिस्टम यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, ये सब चीजें आपको बतानी है। अच्छा, बांग्लादेश में भी अगर आप देखोगे तो ईयर मेंशन कर दो कि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद से अगर हम देखते हैं कि तब से लेकर अभी तक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही आपको देखने को मिल रही है। पाकिस्तान में भी अगर आप देखोगे तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी आपको देखने को मिल रही है। इंडिया और श्रीलंका का रिकॉर्ड तो एकदम क्लियर कट है कि भाई जब से इनको इंडिपेंडेंस मिली है तब से डेमोक्रेसी है। और अलग अलग तरीके के जो भी यहाँ पर क्या होता है कि आपके सर्वे वगैरह यहाँ पर कंडक्ट कराए जाते हैं, है ना। जैसे सर्वे अगर आप देखोगे कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया वाली बुक में, मतलब चैप्टर में, तो वहां पर सर्वे कंडक्ट कराए गए। तो मेजोरिटी जो कंट्रीज है वो यहाँ पर क्या चाहती हैं, वो ये चाहती हैं कि भाई हमारे यहाँ पर डेमोक्रेसी जो है वो होनी चाहिए, है ना। इवन पाकिस्तान में भी अगर आप देखोगे तो वहां पर भी जो आपके ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट यहाँ पर होते हैं, है ना, या फिर जो सोशल मूवमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं, उनका मानना यहाँ पर यह है कि डेमोक्रेसी जो है वो बहुत जरूरी है। और डेमोक्रेसी के रहने से अगर आप देखोगे तो उस पर्टिकुलर कंट्री की सिचुएशन, ग्रोथ, है ना, लोगों के लिए जो डेवलपमेंट होता है, जो लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड होता है, लोगों का जो गवर्नेंस में पार्टिसिपेशन होता है, वो सब चीजें लगातार इंक्रीज हो रही है। और इसी वजह से अगर हम देखेंगे तो साउथ एशिया में क्या हो रहा है कि डेमोक्रेसी जो है वो पहली चॉइस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। बाकी इसमें अगर हम देखेंगे तो आप ये मान सकते हैं कि डेमोक्रेसी के सब लोगों के अपने अपने मिक्स रिकॉर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। और पीपल आल्सो शेयर्ड एस्पिरेशन फॉर डेमोक्रेसी टू बी फ्लोरिश नॉट ओनली इन रिच और डेवलप्ड कंट्रीज बट डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड जो कंट्रीज आपको देखने को मिलेंगी वहां पर भी ये लोग चाहते हैं। नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव से हम ये एग्जांपल देख सकते हैं। कोई भी सिटीजन हो, चाहे वो रिच हो, पुअर हो, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता है, वो डेमोक्रेसी को पॉजिटिवली जो है वो यहाँ पर देखता है। और ये लोग क्या करते हैं कि जो भी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है जिसमें अलग अलग तरीके के लोगों का रिप्रेजेंटेशन आपको देखने को मिलेगा, वो सारा का सारा जो रिप्रेजेंटेशन है उस पे, उन इंस्टीट्यूशंस पर लोगों का भरोसा आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो ये लोग खुद भी चाहते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो सुटेबल है। बाकी आप लोग अपने आंसर में वो जो रिपोर्ट यहाँ पर पब्लिश हुई है उस रिपोर्ट में भी आप ये बात कर सकते हैं। कई सारे लोग बोलते हैं कि पाकिस्तान में मिलिट्री रूल होना चाहिए, है ना, तो उसके रीजन भी अगर आप चाहो तो आप मेंशन कर सकते हो। बट आपको ये ध्यान रखना है कि वहां पर जो भी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं और जितने भी यहाँ पर फ्री प्रेस वगैरह आपको देखने को मिलेंगे, उनकी वजह से पाकिस्तान में भी जो है वो बहुत ज्यादा, ठीक है, डेमोक्रेसी की डिमांड आपको देखने को मिलती है। श्रीलंका में इतना ज्यादा सिविल वॉर होने के बाद भी उनका जो ग्रोथ है वो कभी रुका नहीं, और इसके पीछे रीजन जो है वो डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस है। इंडिया का भी एग्जाम्पल आप इसी तरीके से मान सकते हैं। और इसीलिए अगर आप देखेंगे तो सब जगह पर क्या हो रहा है कि डेमोक्रेसी या जो रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी होती है, इसे लोग चाहते हैं कि भाई इसको हम यहाँ पर एक्सेप्ट करें और हमारे देश में इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे गाइस। व्हाट आर दी टू काइंड्स ऑफ मूवमेंट दैट वर गोइंग ऑन इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में दो तरीके के मूवमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, तो उनके बारे में आपको बताना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है गाइस, ये बात ध्यान रखनी है आपको। नॉर्थ ईस्ट इंडिया क्या है,
कितने स्टेट्स हैं, है ना, वहां पर क्या क्या थोड़े से इश्यूज हैं, इनको जस्टिफाई कर दो आप 3 से 4 लाइन में, जो इसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर क्या करोगे, उसके बाद इनकी प्रॉब्लम जो है वो एक ऑटोनॉमी की प्रॉब्लम है ना, कि भाई वहां के लोग चाहते हैं कि हम ऑटोनोमस रीजन यहाँ पर रहें और अपनी जो भी इंटरनल अफेयर्स हैं वो हम खुद यहाँ पर मैनेज करें। आप यहाँ पर इसका एग्जाम्पल देंगे, जो 6 शेड्यूल वगैरह आपको देखने को मिलता है ना, जिसमें ट्राइबल एरियाज को हमने ऑटोनॉमी प्रोवाइड करी है, उस पॉइंट को भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो इसमें आप लोग मिजोरम वगैरह के एग्जाम्पल दे दीजिए, है ना, हमने उनको स्टेटहुड दे दिया, और भी जो भी स्टेट्स हैं उनको स्टेट बना दिया। फिर सेशनिस्ट मूवमेंट के बारे में आपको लिखना है, जिसमें आप लोग नागालैंड वगैरह का एग्जाम्पल दे सकते हैं। नागालैंड में किस तरीके से सेसेशन के बारे में बात करी गई, ग्रेटर नागालैंड बनाने की बात करी गई, उनके इंपॉर्टेंट जो लीडर हैं, जैसे पहले लाल डेंगा का नाम लिखोगे आप मिजोरम वाले में, नागालैंड में फिजो का नाम लिखोगे, है ना, इनके बारे में आपको बात करनी है। जो भी इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं, जो भी अलग अलग तरीके के डेवलपमेंट्स हुए हैं, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, वो आपके आंसर की ऑथेंटिसिटी को बढ़ाता है। और इसीलिए हमेशा ध्यान रखना है कि अपने आंसर को ना बहुत ही जनरल तरीके से नहीं लिखना है ना। ऑलवेज सपोर्ट योर स्टेटमेंट्स और योर आंसर विद द हेल्प ऑफ फैक्चुअल डेटा। जितने फैक्चुअल डेटा, इंपॉर्टेंट नेम्स, उनको हाईलाइट करना, परसेंटेज वगैरह जहां पर भी रिक्वायर्ड है, वो चीजें जब आप यहाँ पर लिखेंगे तो आप ये मान लीजिए कि ओवरऑल आपका जो यहाँ पर क्या है कि आंसर है वो बहुत ज्यादा ऑथेंटिक होगा। फिर इसके बाद तीसरा जो मूवमेंट आप पहले वाले मूवमेंट को और दूसरे वाले मूवमेंट को मिक्स करके लिख सकते हो, है ना, ऑटोनॉमी और सेसेशनिस्ट जो मूवमेंट है ये हो गए। और दूसरा होगा मूवमेंट अगेंस्ट आउटसाइडर, है ना, तो इसमें ऑल आसाम स्टूडेंट्स यूनियन आसू 1979 1985, इनके बीच का टाइम पीरियड। आउटसाइडर जो आ रहे हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स आपको जो देखने को मिल रहे हैं, उसका नेगेटिव इंपैक्ट स्टेट के ऊपर क्या पड़ रहा है, स्टेट की इकोनॉमी के ऊपर यहाँ पर क्या पड़ रहा है, इन सब चीजों के ऊपर आपको यहाँ पर फोकस करना है ना। आसाम अकॉर्ड के बारे में बात करना है, जो कि राजीव गांधी जी के साथ यहाँ पर साइन किया गया, और आज भी अगर आप देखोगे तो वो प्रॉब्लम लगातार वो फेस कर रहे हैं, जिससे वो अपने कल्चर, कस्टम, ट्रेडिशन, लैंग्वेज वगैरह को प्रिजर्व करने की यहाँ पर बात करते हैं। तो ये सारे के सारे मूवमेंट्स हैं जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये याद रखिएगा, इस सेशन वाला एक मूवमेंट है, आर्म्ड रिबेलियन है, और इसमें ये सेपरेट कंट्री बनाना चाहते हैं, हमारी कंट्री से बाहर निकलकर। सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर जो है वो इस तरीके की डिमांड को टैकल करने के लिए लगातार यहाँ पर काम करती रहती है। दूसरी बात, प्रॉब्लम्स ऑफ आउटसाइडर, नियर बाई कंट्रीज जो है, उन्हीं सब चीजों को यहाँ पर लिखा गया है। और जो भी लोकल पॉपुलेशन उस पर्टिकुलर एरिया की है वो प्रोटेस्ट करती हुई आपको दिखाई देती है। रीजन अगर आप देखोगे तो बहुत सिंपल सी बात है, वो ये है कि उनके ऊपर जो है वो इस चीज का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है ना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वगैरह जो है वो थोड़ी सी कम होती हुई आपको दिखाई दे रही है, और इसी वजह से ये सब प्रॉब्लम्स जो है वो बड़े स्केल पर यहाँ पर प्रेजेंटेड है। तो इन सब चीजों के बारे में आप यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, व्हाई डू सम इकोनॉमिस्ट डिस्क्राइब इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन एज रिकॉलोनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन को रिकॉलोनाइजेशन जो है वो यहाँ पर क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन में आप ग्लोबलाइजेशन के बारे में बताएंगे, और इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, जिसमें जो मनी है, जो आइडियाज हैं, जो लोग हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पर आपको ट्रांसफर होते हुए यहाँ पर दिखाई देंगे, जिसकी वजह से सभी लोगों को यहाँ पर बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, अब ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। अब इसी में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन को रिकॉलोनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड जो है वो यहाँ पर क्यों कहा जाता है। अब ये क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रख लेना कि जो भी ग्लोबलाइजेशन होता है, इसका जो इम्पैक्ट है ना, वो यूनिफॉर्म इम्पैक्ट नहीं होगा। आप ये मान लीजिए कि आप यहाँ पर क्या करोगे कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन है, जैसे है ना, ये ग्लोबलाइजेशन है, तो किसी एक पर्टिकुलर सोसाइटी को इसका ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना, या ज्यादा बेनिफिट होगा, और एक किसी दूसरी सोसाइटी को इसका बेनिफिट जो है वो कम होगा। तो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन को रिकॉलोनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड इसलिए बोलते हैं कि जो आज के टाइम पीरियड पर थोड़ा सा डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जिनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी आपको देखने को मिल रही है, केवल उन्हीं लोगों को ज्यादा बेनिफिट होगा, और बाकी लोगों को इसका एडवांटेज जो है वो यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज अगर आप देखेंगे तो कंट्रीज यहाँ पर क्या होंगी कि किसी एक पर्टिकुलर सोर्स के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए, गुड्स सर्विसेज के लिए किसी दूसरी कंट्री के ऊपर जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएंगी, डिपेंडेंट आपको देख को मिलेंगी। और वो अगर डिपेंडेंस यहाँ पर हो गई तो आप ये मान लीजिए कि अगेन ये रिकॉलोनाइजेशन ही यहाँ पर हो गया।
तीसरी बात कि अगर मान लीजिए कि कोई भी पावरफुल कंट्री है, कोई भी डेवलप्ड कंट्री वो यहाँ पर क्या करती है कि अगर कहीं पर कोई इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कर रही है ना, तो वो सामने वाली कंट्री से यहाँ पर ये चाहेंगे कि देखो, हम आपकी इकोनॉमी को अच्छा करने के लिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आप हमें कुछ फेवर्स यहाँ पर प्रोवाइड करिए। तो इसकी वजह से आप ये मान लीजिए कि जो भी आपकी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज हैं, जो लोकल्स हैं, उनके इंटरेस्ट कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होते हुए आपको दिखाई देंगे। हाँ, समझ में आ रहा है? तो ये सारे के सारे रीजन होंगे जिनकी वजह से अगर आप देखोगे तो इकोनॉमिस्ट यहाँ पर क्या बोलते हैं कि जो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन है इसे रीकॉलोनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो वही बोला गया है कि कॉन्सिक्वेंस जो भी ग्लोबलाइजेशन के होते हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज को ज्यादा फोकस करेंगे, और अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह की सिचुएशन ज्यादा है, मतलब जैसी एक्सपेक्टेशन यहाँ पर लगाई गई थी कि ग्लोबलाइजेशन से बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर क्रिएट होंगी, है ना, उतना ज्यादा नहीं हुआ। है ना, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं हुआ, लेकिन जितनी हमें ये लग रहा था कि ये ग्लोबलाइजेशन एक फिनोमिना है, इससे बहुत बेनिफिट यहाँ पर होने वाला है, उतना बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। अच्छा, ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ दी वर्कर ड्यू टू द प्राइवेटाइजेशन, लेबर लॉज वगैरह में रिलैक्सेशन जो है वो डेवलपिंग कंट्री कर रही है। जो मैंने आपको बताया ना कि भाई हमको कुछ एडवांटेज मिलना चाहिए, हम आपके यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो लेबर लॉज वगैरह में रिलैक्सेशन यहाँ पर मिल रही है ना, साथ ही साथ प्राइवेटाइजेशन वगैरह आपको देखने को मिल रहा है। मार्केट्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज आर स्टॉक्ड विद ब्लू जींस ऑफ यूएसए, है ना, यू कैन पुट दिस एग्जांपल इन योर आंसर कि मार्केट्स वगैरह में ब्लू जींस आपको देखने को मिल रहा है। टॉयज ऑफ चाइना, सेम वे इंडियंस वर कंपेल्ड टू इंपोर्ट गारमेंट्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कॉलोनाइजेशन। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि वही सब चीजें मार्केट में अवेलेबल है, तो हमारे पास ये मान लीजिए कि सोर्सेज बहुत सारे अवेलेबल हो गए हैं, और सोर्सेज अगर हमारे पास बहुत सारे अवेलेबल हो गए तो फिर हम अच्छी चीजों के ऊपर यहाँ पर जाएंगे, है ना, मशीन वाले जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपको यूज करते हुए दिखाई देंगे, तो उनकी वजह से हमारी इकोनॉमी में एक स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। और इसी चीज को यहाँ पर जो भी इकोनॉमिस्ट हैं इन्होंने रिकॉलोनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड यहाँ पर कहा है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से रिकॉलोनाइजेशन वाली जो सिचुएशन है वो यहाँ पर क्रिएट होगी। ठीक है, तो समझ में आ गया सबको? ये सारे पॉइंट्स जो है वो हमको यहाँ पर मेंशन करने। गाइज, अगर आपके मन में किसी भी तरीके के क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है ना, या आप कुछ ये भी चाहते हैं कि सर अगर मान लीजिए कि मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर मैं ये पॉइंट यहाँ पर मेंशन कर देता तो क्या ये सही होता क्या, तो आप लोग उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, है ना, हम उसके बारे में भी डिस्कशन कर लेंगे कि उस चीज को आप लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो। लेकिन हमें एक बात ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है ना, और उस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप यहाँ पर क्या लिखोगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो इसीलिए हमें इन चीजों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है। चलिए, हमारा जो सेक्शन नंबर सी है, 4 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं उसका ये आखिरी क्वेश्चन है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। स्टेट्स हैव कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स इन्वायरमेंट, सबस्टेनिएट स्टेटमेंट गिविंग सुटेबल एग्जांपल्स। ठीक है, तो एग्जांपल्स जो है उनके साथ आपको क्या करना है कि इस पूरे के पूरे स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है। ठीक है, क्या क्या चीजें इसमें लिखी जा सकती हैं गाइस, कौन सी चीजों के ऊपर जो है वो हम यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं, बताओ। ठीक है, तो इसमें हमको सबसे पहले तो ये लिखना पड़ेगा कि ये जो कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं ये होती क्या है ना, और ये अर्थ समिट के साथ किस तरीके से यहाँ पर एसोसिएटेड है, थोड़ा इनके बारे में आप बात करो। फिर आपको ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के पॉइंट ऑफ व्यू को यहाँ पर समझना होगा, है ना, कि ग्लोबल नॉर्थ का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, ग्लोबल साउथ का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। ग्लोबल नॉर्थ डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज हैं, उन लोगों ने यहाँ पर क्या है कि आप ये मान लीजिए कि सब चीजों के ऊपर, है ना, मतलब जो इन्वायरमेंट पॉल्यूशन होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, उनका ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, और उनके यहाँ पर सारी डेवलपमेंट जो है वो ऑलरेडी हो चुकी है जितनी हो सकती थी, है ना, तो वो सब काम उन्होंने यहाँ पर कर लिया है। तो साउथ में तो बड़ी प्रॉब्लम है। अब ये लोग चाह रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम से निपटने के लिए या इन्वायरमेंटल जो भी चैलेंजेस होते हैं उनसे फाइट करने के लिए सब लोगों को बराबर तरीके से काम करना है, तो ये कैसे पॉसिबल यहाँ पर हो पाएगा, आ रहा है समझ में, ये चीजें किस तरीके से यहाँ पर पॉसिबल होंगी, तो इसीलिए हमको ये ध्यान रखना जरूरी है कि किसका क्या पॉइंट है वो जरूर हम मेंशन करें।
तो अब इसमें आप ये भी मेंशन करोगे कि भाई इंडिया और चाइना को एग्जेम्प्ट यहाँ पर किया गया है ना, सब लोगों ने एग्रीमेंट दिखाया कि ठीक है, सब लोगों का मोटिव जो है वो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, लेकिन सब लोग सेम तरीके की स्ट्रेटेजी जो है वो यहाँ पर फॉलो नहीं करेंगे, सब लोगों को अलग अलग तरीके से काम करने की जरूरत है ना। तो उसमें हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है, एनर्जी एक्ट है ना, हम लोग ये बताएंगे कि ओवरऑल जो हमारा एमिशन है वो कितना है। कुछ एडिशनल पॉइंट भी हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, है ना, कि डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, उन्होंने अपने आप को बोला है कि हम 2070 तक नेट न्यूट्रल भी यहाँ पर हो जाएंगे, है ना। तो ये सब चीजें भी आप एडिशनली यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि डेवलपिंग कंट्रीज को ये लगता है कि मच ऑफ द इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन इन द वर्ल्ड इज द प्रोडक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अंडरटेकन बाय द डेवलप्ड कंट्रीज। तो अगर उन्होंने ज्यादा डिग्रेडेशन किया है तो दे मस्ट ऑल्सो टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अनडूइंग द डैमेज। Developing countries are in the process of industrialization and they must not be subjected in the same restriction, वो यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो डेवलपमेंट एप्लीकेशन और इंटरप्रिटेशन ऑफ द रूल्स ऑफ इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल लॉ, तो उनके फेवर में होना चाहिए। अब मान लीजिए कि भाई अमेरिका भी सेम तरीके की अप्रोच फॉलो कर रहा है, हम भी सेम तरीके की अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, तो उससे तो बेनिफिट नहीं होगा ना। उससे तो अमेरिका की कंडीशन उतनी ही रहेगी लेकिन हम तो इंप्रूव नहीं कर पाएंगे, तो उसका उसके हिसाब से करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो गया है, दिस आर्गुमेंट वाज एक्सेप्टेड इन द रियो डिक्लेरेशन 1992, और इसे हम कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पांसिबिलिटी बोलते हैं। 1992 का यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज भी ये बोलता है कि स्टेट शुड एक्ट टू प्रोटेक्ट द क्लाइमेट सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी एंड अकॉर्डिंग विद देयर कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पांसिबिलिटीज। तो थोड़े बहुत आप एडिशनल पॉइंट वगैरह भी जो है वो यहाँ पर क्या कर सकते हो कि ऐड कर सकते हो, और उसमें आप जो भी डेवलप्ड कंट्रीज का, डेवलपिंग कंट्री का कार्बन एमिशन है उसके बारे में बात कर लो, G8 कंट्रीज में कैसे रिव्यू मीटिंग वगैरह यहाँ पर करी गई, इन सब चीजों के बारे में भी बात किया जा सकता है। तो आपको ना थोड़े से एग्जांपल्स देने पड़ेंगे, है ना, थोड़े से जो डेटा है वो कोट करना होगा, और उन्हीं के बेसिस पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि इन चीजों का आंसर जो है वो यहाँ पर कर सकते हैं, है ना। हम लोग जो 2070 हमने डिसाइड किया नेट न्यूट्रल होने का, वो पॉइंट भी ऐड कर सकते हो। नेट न्यूट्रल होने का मतलब ये होता है कि कार्बन का जितना हम एमिशन कर रहे हैं उतने ही कार्बन हम एब्जॉर्ब भी करेंगे, वो अलग अलग तरीके के फॉर्मेट में हो सकता है। तो 1 किलो अगर हम कार्बन एमिट कर रहे हैं तो 1 किलो एब्जॉर्ब भी कर रहे हैं, तो हम लोग नेट न्यूट्रल है। ठीक है, इन्वायरमेंट में जितना हमने प्रदूषण किया है उतना हम एब्जॉर्ब भी कर रहे हैं। तो कई लोग बोल रहे हैं कि 2070 क्यों इंडिया को जल्दी करना चाहिए, तो फिर हमने यही पॉइंट्स यहाँ पर बताए कि भाई हमारी कंडीशन जो है वो डेवलप्ड कंट्री से थोड़ी अलग देखने को मिलेगी, है ना। हमें अपने यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन भी करना है, गरीबी से लोगों को बाहर भी लेकर आना है, ये सब चीजें भी हमको यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है। क्लियर हो गया भाई? चलो, तो ये हो गए आपके सेक्शन नंबर सी, है ना। और इस तरीके से गाइस हम लोगों ने ये हमारे 3 सेक्शंस जो है वो यहाँ पर कवर किए। कौन कौन से 3 सेक्शन हो गए? ये 3 सेक्शन आप देख सकते हैं, मतलब कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 12 तक एमसीक्यू डिस्कस कर लिए, 12, 13 से लेकर 18 तक 2 नंबर के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, और 19 से लेकर 23 4 नंबर के क्वेश्चंस का जो डिस्कशन है वो हमने कंप्लीट कर लिया। और 24 से लेकर 26 तक के अब क्वेश्चंस का हम डिस्कशन करेंगे, जिसमें पैसेज होगा, कार्टून होगा और मैप बेस्ड क्वेश्चन होगा, है ना। मतलब पहले पैसेज करेंगे, फिर कार्टून करेंगे और फिर मैप बेस्ड। पैसेज जो है वो आपकी पहली बुक से आएगा पेपर में, जिसे हम कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स बुक बोलते हैं, वहां से ये पैसेज पूछा जाएगा। कार्टून जो है वो आपकी सेकंड बुक से आएगा, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, वहां से कार्टून आएगा। और मैप बेस्ड क्वेश्चन जो है वो सेकंड बुक से आएगा, मतलब कि पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस वाली जो बुक है वहां से ये कार्टून बेस्ड क्वेश्चन और मैप बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर आने वाला है। लेकिन पैसेज जो है वो आपकी पहली बुक से आएगा। पैसेज देखो दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो डायरेक्ट, कि आपने कॉम्प्रहेंशन पढ़ा और उसका आंसर आपको वहीं मिल गया और आपने सॉल्व कर लिया। कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि, या पैसेज का एक टाइप ऐसा होता है कि आप उसको पढ़ोगे उसमें आंसर मिलेगा नहीं, लेकिन उसी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड आपको आंसर जो है वो यहाँ पर देने हैं। तो अगर आपके सब्जेक्ट अच्छी तरीके से कवर है, वो चैप्टर अच्छी तरीके से कवर है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी। अदरवाइज अगर आपके वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पर हो सकती है। क्लियर हो गया? चलो, तो अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 का जो डिस्कशन है वो यहाँ पर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है ये हम देखते हैं। सबसे पहले ये देखो, सबसे पहले पैसेज है ना, ये रहा आपके सामने पैसेज। यहां पर बोला गया है कि नेपाल ट्रांजिशन टू डेमोक्रेसी इज नॉट कंप्लीट, है ना। नेपाल का जो डेमोक्रेसी के लिए ट्रांजिशन है वो कंप्लीट नहीं है।
एट द मोमेंट नेपाल इज अंडरगोइंग अ यूनिक, ठीक है, मूवमेंट इन इट्स हिस्ट्री बिकॉज इट इज मूविंग टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट विल राइट द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर नेपाल। कुछ जो चीजें आपको देखने को मिलेंगी वो बोली गई है कि some sections in Nepal still think that a nominal monarchy is necessary for Nepal to retain its link with the past. The Maoist group have agreed to suspend armed struggle. They want the constitution to include the radical programs of social and economic restructuring. All the parties in the SPA may not agree with this program. The Maoist and some other political groups are also deeply suspicious of the Indian government and its role in the नेपाल। ठीक है, तो ये आपके लिए ये क्वेश्चन जो है वो मैंने यहाँ पर बता दिया। ठीक है, अब इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे कि जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उनका आंसर करेंगे। एक बार आप रीड कर लीजिए, जो भी आपको चीजें नोट करनी है इसको नोट कर सकते हैं। अब एक बात ये ध्यान रख लेना कि पैसेज पे जो क्वेश्चन है वो एमसीक्यू फॉर्मेट में आएगा, लेकिन अगर मान लीजिए कि वो लिखने वाले फॉर्मेट में आ गया तो एक नंबर के दो क्वेश्चन होंगे और एक दो नंबर का क्वेश्चन होगा। हाउ इज नेपाल इज अंडरगोइंग यूनिक मूवमेंट इन इट्स हिस्ट्री, है ना, नेपाल में किस तरीके का एक मूवमेंट है जो यहाँ पर चल रहा है, जो कि एक यूनिक मूवमेंट इनकी हिस्ट्री में आपको देखने को मिलेगा। as it is moving towards the formation of constituent assembly that will write the constitution, as it is moving towards uncivilized protest and movement, गलत है ये, ड्यू टू नॉमिनल मोनार्की इन नेपाल, गलत। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने ये चीज तो यहीं पे पढ़ी है। At the moment, Nepal is undergoing a unique moment in history because it is moving towards the formation of a constituent assembly that will write the constitution, ठीक है, of Nepal। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे गाइस, अगला क्वेश्चन, व्हाई वर सम पॉलिटिकल पार्टीज सस्पिशियस इन नेपाल। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो नेपाल में क्यों सस्पिशियस हैं? बिकॉज दे वर डीपली सस्पिशियस रिगार्डिंग द रोल ऑफ इंडियन गवर्नमेंट इन द फ्यूचर ऑफ नेपाल, because they were against the democratic setup, because they were suspicious regarding the social restructuring, या फिर all of the above। ठीक है, अब इसमें अगर हम देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो लिखा हुआ है कि some sections in the Nepal still think that a nominal monarchy is necessary for Nepal to retain its link with the past. My group have agreed to suspend armed struggle. They want the constitution to include the radical program on social and economic restructuring. All the parties in the SPA may not agree with this program. The Maoist and some other political group are also deeply suspicious of the Indian government its role in the future of Nepal। ठीक है, तो मतलब इंडियन गवर्नमेंट उनका फ्यूचर ऑफ नेपाल यहाँ पर क्या होगा, तो ये बोला गया। तो यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है कि माइस्ट और जो सम अदर पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं, है ना, वो तो इंडिया के लिए हैं, लेकिन आपसे पूछा गया है कि व्हाई वर सम पॉलिटिकल पार्टी सस्पिशियस इन नेपाल, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि कई, because they were deeply suspicious regarding the role of Indian government, because they were suspicious regarding the social restructuring, या फिर all of the above। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर गाइस, क्या लगता है आपको? है ना, अच्छा क्वेश्चन है ये बहुत, है ना। और इसमें यहाँ पर क्या है कि कई सारे लोग जो है वो गड़बड़ भी करेंगे, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। तो गड़बड़ नहीं करनी है, थोड़ा बहुत सोच समझ के इस क्वेश्चन का आंसर देना है, आपसे क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। चलो बताओ भाई, क्या करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग? ए होना चाहिए या बी होना चाहिए या कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्या लगता है आपको? क्या लगता है क्या होना चाहिए, बताओ। मैं चाहता हूं कि जितने लोग भी इस सेशन को देख रहे हैं सभी लोग इस क्वेश्चन का एटलीस्ट यहाँ पर आंसर करें, है ना। मैं देखना चाहता हूँ कि आप में से जो लोग हैं वो क्या इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर देंगे, जल्दी बताओ। ठीक है, चलो। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर वो, बिकॉज वो लोग सस्पिशियस हैं, ये तो बिल्कुल स्टेटमेंट में ही लिखा गया है। इन द अबोव पैसेज एसपीए स्टैंड्स फॉर, है ना, ये एसपीए एक एक्रोनिम यहाँ पर यूज किया गया है नेपाल की पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड। तो इसका फुल फॉर्म बताना है स्टेट पार्टी अलायंस, सेवन पार्टी अलायंस, सिक्स पार्टी अलायंस, स्टैटिक पार्टी अलायंस। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इसे हम लोग सेवन पार्टी अलायंस के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इन विच ईयर द किंग ऑफ नेपाल डिसमिस गवर्नमेंट एंड अबॉलिश द पार्लियामेंट। ठीक है, याद रखना कि गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया और जो भी पार्लियामेंट फंक्शनिंग यहाँ पर चल रही थी उस चीज को इन्होंने यहाँ पर एबॉलिश कर दिया है ना। इसमें ये मत सोचना कि रिपब्लिक वगैरह का कुछ पूछ रहे हैं, है ना, कि रिपब्लिक कब बना या ये सब चीजें कब बनी है। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है, ये आपको ध्यान रखना है, गलत नहीं करना है।
तो पार्लियामेंट को सस्पेंड जो किया गया है ना, एबॉलिश किया गया, गवर्नमेंट को जो सस्पेंड किया गया वो कब किया गया, ये 2002 में किया गया। ठीक है, सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो गया। तो ये पैसेज बेस्ड आपके 4 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जिनके बारे में हमने डिस्कशन यहाँ पर किया। क्लियर हो गया भाई। तो ये पैसेज वाले क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। अब जैसे कुछ चीजें आपको पैसेज में देखने को मिली है ना, लेकिन कई सारी चीजें ऐसी होंगी जो एडिशनल इंफॉर्मेशन बेस्ड यहाँ पर होंगी, तो उनके हिसाब से हमें चीजों को जो है वो प्रिपेयर करना है। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे इसी सेक्शन में। अगला जो सेक्शन है ये है कार्टून का। ये स्टडी द पॉलिटिकल आउटलाइन मैप ऑफ द इंडियन गिवन बिलो इन विच 5 डिफरेंट स्टेट्स हैव बीन मार्क्ड। ठीक है, ए बी सी डी 4 है। आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेट एंड नेम देम। कंसीडर अबाउट द असेंबली इलेक्शन रिजल्ट ऑफ 1967। मतलब यहाँ पर जब ये मैप आप पढ़ोगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि 1967 का जो असेंबली इलेक्शन यहाँ पर हुआ था, है ना, मतलब लोकसभा के इलेक्शन तो हुए ही थे लेकिन विधानसभा के भी इलेक्शन हुए। तो 1967 के जो असेंबली इलेक्शंस हुए थे उनको ध्यान देना है गाइज। आपकी बुक में ना 1967 के असेंबली इलेक्शन का भी एक मैप है, 1971 के भी असेंबली इलेक्शन का एक मैप आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो दोनों चीजों को आपको अच्छी तरीके से कंसीडर करने की जरूरत है, क्योंकि वहां से देखो इस तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैप देखेंगे, है ना। ये देखो ये 4 स्टेट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। अब जैसे यहां पर देखोगे आप, तो ये ए वाला जो आपको लोकेशन देखने को मिल रहा है ये क्या है, ये है राजस्थान। ये हो गया राजस्थान। यहाँ पर ये जो स्टेट आपको देखने को मिलेगा दैट इज आंध्र प्रदेश। ये हो गया आंध्र प्रदेश। ये जो आपको यहाँ पर कौन सा देखने को मिल रहा है, डी, है ना। तो डी यहाँ पर कौन सा हो गया, ये हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश। और ये अगर आप देखोगे तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया आपका जम्मू एंड कश्मीर। सबसे पहले स्टेट्स को आइडेंटिफाई कर लो। स्टेट्स को आइडेंटिफाई करोगे तो उससे क्या होगा कि उससे आपको बहुत अच्छी जो हेल्प है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। अब पहला देखो दिया हुआ है कि स्टेट वेयर कांग्रेस डिड नॉट गेट मेजोरिटी, लेकिन उन्होंने दूसरों की हेल्प से जो है वो यहाँ पर क्या किया कि गवर्नमेंट का फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर कर लिया। ठीक है, तो सबसे आप मैप में देखेंगे तो क्लियरली लिखा हुआ है कि ये जो पर्टिकुलर स्टेट की बात हो रही है ये राजस्थान की बात हो रही है ना। तो राजस्थान हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि राजस्थान का जो लेटर है वो कौन सा है, वो ए है। तो यहाँ पर क्या हो गया, सबसे पहले पहला क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर आप लिखोगे कि भाई ये जो पर्टिकुलर स्टेट है ये कौन सा है, ये राजस्थान है। और इसका जो अल्फाबेट है वो कौन सा हो गया, ये हो गया ए, है ना। क्लियरली आपको इस तरीके से लिखना है। अब उसके बाद माउंटेनियस स्टेट वेयर कांग्रेस गॉट मेजोरिटी, माउंटेनियस स्टेट की बात हो रही है तो यहाँ पर हम लिखेंगे जम्मू एंड कश्मीर, है ना। अब तो यूनियन टेरिटरी हो गया लेकिन ये 1967 के इलेक्शन की बात कर रहे हैं तो ये आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लिखोगे अल्फाबेट सी और यहाँ पर आप लिखोगे जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ये हो गया आपका जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ पर क्या है कि ये कांग्रेस को मेजोरिटी जो है वो देखने को मिली। ठीक है, चलिए अगली बात करेंगे गाइस। तीसरा देखो क्या दिया है। तीसरा दिया है कि सदर्न स्टेट वेयर कांग्रेस गॉट मेजोरिटी। तो ये आपका आंध्र प्रदेश है ना। और आंध्र प्रदेश में आपको क्या लिखना है, आंध्र प्रदेश में बी लिखना है ना। ये बी हो गया, ये ऑटोमेटिकली डी हो गया। ये आपका आंध्र प्रदेश हो गया। यहाँ पर मैं लिखूंगा ये आंध्र प्रदेश। जितने भी इलेक्शन वाले मैप आपको दिए गए हैं गाइस प्लीज डू रिमेम्बर इट, आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये आपको अरुणाचल प्रदेश जो है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर आप देख लो, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट वेयर कांग्रेस डिड नॉट गेट द मेजोरिटी। तो इसे हम लोग नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी भी यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, जो भी लिखना चाहो आप लिख सकते हो। क्लियर हो गया भाई। तो ये 4 इंपॉर्टेंट मैप्स हैं, ठीक है, जिनको आइडेंटिफाई करना है। और आइडेंटिफाई करके इन क्वेश्चंस का जो भी आपको आंसर देखने को मिल रहा था ये आप आंसर यहाँ पर टिक करेंगे। ठीक है, बताओ समझ में आ गया सबको, क्लियर हो गई बात। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो। अब इसी सेक्शन डी में एक जो क्वेश्चन आएगा वो कौन सा आएगा, कार्टून। और मैंने आपको बता दिया है कि कार्टून बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आपकी सेकंड बुक से होंगे। सो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर और राजस्थान, ये आंसर हो गया। चलो ये देखो भाई, स्टडी द गिवन कार्टून एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो।
है ना। ये आपके सामने एक कार्टून है, इसको आपको देखना है और इससे रिलेटेड आपके सामने कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनका आप यहाँ पर आंसर करोगे। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए, कांग्रेस लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है ना। और इसी के बेसिस पे हम ये क्वेश्चंस हैं आपके सामने। आइडेंटिफाई एनी टू लीडर्स दैट won द 1977 इलेक्शन। MISA, है ना, मीसा क्या है, या फिर वाई वॉज द कांग्रेस वोटेड आउट ऑफ पावर, है ना, कांग्रेस को हमने पावर से जो है वो यहाँ पर क्यों बाहर किया। अब इसके बारे में आपको आंसर यहाँ पर करना है। ठीक है, देखो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो 1977 के इलेक्शन में कौन कौन इलेक्शन जीते हैं, जितने भी अलग अलग तरीके के नाम मैंने आप लिख लीजिए। सबसे पहले मोरारजी देसाई जी यहाँ पर इलेक्शन जीते हैं। चौधरी चरण सिंह जी इलेक्शन जीते हैं। बाबू जगजीवन राम, ठीक है, बाबू जगजीवन राम जी जो हैं वो यहाँ पर इलेक्शन जीते हैं, तो उनका नाम लिखोगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी जो है वो इलेक्शन जीते हैं, तो दो लोगों के नाम लिखने, दो लिख दीजिए। मीसा का फुल फॉर्म बताना है, तो मीसा जो है वो है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ, ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट है। इतना ही नहीं लिखना है केवल, आपको ये भी लिखना है कि ये इमरजेंसी के टाइम पीरियड पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को, ठीक है, कंट्रोल करने के लिए, इंश्योर करने के लिए, लोगों को अरेस्ट करने के लिए ये मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट जो है वो यहाँ पर लाया गया था। कांग्रेस को जो है वो पावर से यहाँ पर क्यों वोट किया गया भाई, सबसे पहली बात इमरजेंसी, है ना, इमरजेंसी का इम्पोजिशन आपने यहाँ पर किया, है ना। दूसरी बात 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो यहाँ पर लेकर आए। तीसरी बात सेंसरशिप ऑफ प्रेस, है ना, जो सेंसरशिप आपको देखने को मिलेगी प्रेस की, वो यहाँ पर आपको देखने को मिली, है ना। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो प्रिवेंटिव डिटेंशन का गलत तरीके से प्रयोग किया आपने, है ना, जबरदस्ती जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है वो आपने किया। लोगों के राइट्स, लिबर्टीज, है ना, ये सब चीजें यहाँ पर क्या हुई कि कॉम्प्रोमाइज होती हुई आपको दिखाई दी। तो इन सब चीजों की वजह से लोग बहुत दुखी थे। और जब 1977 में लोगों को मौका मिला तो लोगों ने क्या किया कि कांग्रेस को जो है वो पावर से बाहर कर दिया, है ना। तो ये कांग्रेस जो है वो इस तरीके से बाहर हुई। ठीक है भाई, समझ में आएगा सबको। तो ये कितने क्वेश्चन कर लिए हमने कंप्लीट, ये क्वेश्चन टोटल जो है वो हमने 26 क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पर कंप्लीट किए, है ना। एक बार चेक कर लेते हैं, है ना। आप देखोगे तो सेक्शन डी भी जो है वो आपका यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो गया है ना। तो ये देख लो, 1 से लेकर 12 तक हमने एमसीक्यूज किए, 13 से लेकर 18 तक 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन किए। 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो है वो आपके पेपर में गलत हो सकते हैं, है ना। वो कौन से क्वेश्चन गलत होंगे, जहां पर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन आएगा। इसीलिए अगर आपने एमसीक्यूज की प्रिपरेशन अच्छे से करी है तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन है ना, वहां पर भी आपको बहुत एडवांटेज मिलेगी। ठीक है, तो इसीलिए 2 नंबर के क्वेश्चन गलत नहीं करना है, क्योंकि वो सेक्शन ही ऐसा है कि वहां पर भी चीजें जो है वो थोड़ी बहुत गलत हो सकती हैं। ठीक है, तो इसीलिए उनको थोड़ा अच्छे से फोकस करना है। 19 से 23 4 मार्क्स के क्वेश्चन, 24 से 26 पैसेज, कार्टून और ये मैप बेस्ड वगैरह वाले जो क्वेश्चन हैं वो मैंने कर दिए, है ना। आप लोग ये देख लीजिएगा। आपको इस सेशन के बाद इसकी पीडीएफ वगैरह भी यहाँ पर मिल जाएगी। पीडीएफ कैसे मिलेगी, है ना, किसी को पता है क्या? तो पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, है ना। मतलब डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, सीयूटी बाय सुपर ग्रेड्स, आप यहाँ पर सर्च कर लीजिएगा। तो एक मेन चैनल है, उसे ज्वाइन कर लो। तो उसे ज्वाइन जब आप यहाँ पर कर लोगे तो आप ये मान लो कि जितनी भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स हैं, लिंक्स वगैरह हैं, वो सारी चीजें आपको वहां पर मिल जाएंगी। क्लियर, तो आप इन सब चीजों को आसानी से यहाँ पर देख सकते हैं। चलो आगे बढ़ेंगे गाइस। अब हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन होगा, है ना। हम लोग सेक्शन नंबर ई के बारे में अब हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो सेक्शन नंबर ई है, जिसे हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस यहाँ पर करेंगे। ठीक है, और लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चन है गाइस, उसमें क्या करना है कि उसमें 6 नंबर आपको लिखने हैं, 6 नंबर के हिसाब से लिखना है। 6 नंबर के हिसाब से 2.5 पेज लगभग आप यहाँ पर लिख सकते हो। कोशिश करो कि 2.5 से 3 पेज जो है वो आप यहाँ पर लिखो। 1 पेज, 2 पेज, 2.5 पेज, है ना, इस तरीके से बता रहा हूँ। तो 2.5 से 3 पेज आपको यहाँ पर 6 नंबर में कंटेंट लिखना है। सबसे पहले तो ये बताना, कमेंट सेक्शन में आप लोग ये मेंशन करना कि इस 27th वाला जो क्वेश्चन है, इसमें से आप कौन से क्वेश्चन जो है
उसके ऊपर यहाँ पर क्या करोगे कि पेपर में अटेम्प्ट करने वाले हो। मैं तो दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आपको बताऊंगा, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग मुझे ये बताइए कि अगर आपके सामने ये क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है ना, तो आप इनमें से कौन सा क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर जो है वो अटेम्प्ट करते। सो व्हाट वर द इफेक्ट्स ऑफ इमरजेंसी ऑन द फॉलोइंग एस्पेक्ट ऑफ फॉर आवर पॉलिटी। इमरजेंसी का क्या इम्पैक्ट जो है वो इन पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स जो हमारी पॉलिटी से रिलेटेड है उनके ऊपर पड़ा। सिविल लिबर्टीज और सिटीजन्स उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच के जो रिलेशनशिप है उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा। मास मीडिया की फंक्शनिंग के ऊपर आपको क्या देखने को मिलेगा, या फिर वर्किंग ऑफ पुलिस एंड ब्यूरोक्रेसी है ना, इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा। ये चार चीजें हैं, चारों के हिसाब से आपको आंसर देना है। अच्छा, दूसरी बात है कि एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ सोशलिज्म एडवोकेटेड बाय द राम मनोहर लोहिया। ये एडिशनल टॉपिक है, सीबीएसई ने जो आपको सिलेबस प्रोवाइड किया है ना, वहां पर एक एडिशनल टॉपिक आपको यहाँ पर दिया है, तो उसके बेसिस पे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अब अगर आपने वो प्रिपेयर किया हुआ है तब तो ठीक बात है, अगर आपने नहीं प्रिपेयर किया है तो केवल आपके पास एक ही ऑप्शन बचा, अब आपको केवल यही चीज जो है वो यहाँ पर आंसर करनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं, उसके आगे हम बात करेंगे। ठीक है, सिविल लिबर्टीज के बारे में बात करते हैं। जैसे हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है कि सिविल लिबर्टीज की बात करनी है, और मैं बार बार ये रिपीट नहीं कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वगैरह जो है वो यहाँ पर लिखना है ना, क्योंकि बिना इंट्रोडक्शन लिखे हुए अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तो कई बार ऐसा हो सकता है कि आपके पास वर्ड लिमिट जो है वो बहुत कम बचे। और जब हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा कंक्लूजन, थोड़ा सा फ्लो चार्ट है ना, ये सब चीजें जब बना देते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा पेज जो है वो यहाँ पर पूरा कवर देखने को मिलता है ना, और इसीलिए इस चीज के ऊपर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। सिविल लिबर्टीज जो है वो अगर आप देखोगे तो बहुत सारे जो आपके लीडर्स आपको देखने को मिलेंगे, वर्कर्स आपको देखने को मिलेंगे, जिन्होंने इमरजेंसी का ऑपोजिशन यहाँ पर किया, उन सब लोगों को जो है वो यहाँ पर अरेस्ट किया गया है ना। आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि जो जेसी शाह कमीशन यहाँ पर अपॉइंट किया गया था, उसके रिपोर्ट के कुछ पॉइंट जो है वो इस पॉइंट में यहाँ पर ऐड करेंगे कि भाई प्रिवेंटिव डिटेंशन का मिसयूज यहाँ पर किया गया, फोर्स रिलोकेशन एंड स्टरलाइजेशन ऑफ पुअर, फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंशन एंड अवेलेबल कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। मतलब इसमें जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज थी आर्टिकल 32 में, वो भी यहाँ पर क्या है कि वो चीज भी जो है वो यहाँ पर बंद कर दी गई है ना, कि नहीं आप लोग इसका भी उपयोग यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। तो लोगों की सिविल लिबर्टीज जो है उसके ऊपर गहरा आघात पहुंचा, आप देख सकते हैं। बहुत सारे लीडर वर्कर्स को जो है वो अरेस्ट किया गया, प्रिवेंटिव डिटेंशन का गलत उपयोग किया गया, बहुत सारे लोगों को रिलोकेट किया गया, दिल्ली का जो स्लम वगैरह वाला एरिया उसको खाली करवाया गया, फोर्स स्टेरिलाइजेशन जो प्रोग्राम आपको देखने को मिलेगा है ना, ये सब देखने को मिला। फंडामेंटल राइट का सस्पेंशन हो गया, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को भी सस्पेंड कर दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि 3-4 पॉइंट हो गए इसके, पर्याप्त हो जाएगा इतने में काम आपका। उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि उस टाइम पीरियड पर जो गवर्नमेंट है और जो जुडिशरी है उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो लगातार आपको बढ़ती हुई देखने को मिल रही थी। अब बैकग्राउंड में इलाहाबाद हाईकोर्ट की रूलिंग बता दीजिए, प्राइम मिनिस्टर है ना का जो इलेक्शन को इन्होंने इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन है उनको चैलेंज ही नहीं किया जा सकता। फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल करना है कि नहीं करना है, राइट टू प्रॉपर्टी को इसलिए कर्टेल किया ताकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को हम इफेक्टिव यहाँ पर बना सके, तो वो भी बोल दिया कि नहीं होगा। केशवानंद भारती केस आप यहाँ पर बता दीजिए है ना, कि बेसिक स्ट्रक्चर वाला जो फिनोमिना है वो देखने को मिला। फिर उसी तरीके से जो यहाँ पर ए एन राय साहब, जस्टिस ए एन राय का जो अपॉइंटमेंट किया गया, तीन जो सीनियर जजेस थे है ना उनको सप्रेस करते हुए ए एन राय साहब जो है वो यहाँ पर बन गए। तो इस वजह से अगर आप देखोगे तो उस पूरे के पूरे टाइम पीरियड पर जुडिशरी और जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पर क्या है कि वो पूरी तरीके से टेंशन में आपको देखने को मिली है ना। कमिटेड ब्यूरोक्रेसी, कमिटेड जुडिशरी, इन सब चीजों की परिकल्पना इंदिरा गांधी जी यहाँ पर कर रही थी है ना, कि भाई अगर एग्जीक्यूटिव इस तरीके से काम कर रहे हैं तो जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो जुडिशरी है, उन्हें भी हमारे साथ कमिटेड तरीके से यहाँ पर काम करने की जरूरत है ना। तो ये सब पूरा का पूरा फिनोमिना जो है वो आपको काम करता हुआ यहाँ पर देखने को मिला। ठीक है, तो दो चीजें हमने डिस्कस कर ली है। तीसरी बात अगर आप देखोगे तो मास मीडिया, मास मीडिया में जो है वो प्रेस सेंसरशिप के बारे में आपको लिखना है। प्रेस सेंसरशिप, फ्रीडम ऑफ प्रेस,
न्यूज़पेपर मैगजीन ने जो है वो एंटी गवर्नमेंट कोई कंटेंट जो है वो पब्लिश नहीं कर सकते हुआ, है ना। इवन जिस दिन यहाँ पर इमरजेंसी रात में डिक्लेयर करी गई थी, जितने भी बड़े बड़े प्रेस थे, सब जगह की लाइट चली गई। और उसके बाद न्यूज़पेपर्स वर आस्क्ड टू प्रायर परमिशन फ्रॉम गवर्नमेंट बिफोर पब्लिशिंग एनी कंटेंट, कि भाई अगर आप कोई भी कंटेंट यहाँ पर पब्लिश करना चाह रहे हो तो सबसे पहले गवर्नमेंट से आपको परमिशन लेने की रिक्वायरमेंट है। पहले आप गवर्नमेंट से परमिशन लो। तो कई सारे अगर आप न्यूज़पेपर देखेंगे, जैसे इंडियन एक्सप्रेस हो गए, है ना, स्टेट्समैन हो गए, इन्होंने सेंसरशिप के अगेंस्ट में जो है वो यहाँ पर प्रोटेस्ट किया। और यहाँ पर क्या है कि जहां पर इनको परमिशन वगैरह नहीं मिली, उस पर्टिकुलर लोकेशन को जो है वो ब्लैंक ही जाने दिया। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अच्छा, कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि कौन सी दो मैगजीन्स आपको देखने को मिलेंगी जिन्होंने यहाँ पर अपना मतलब उन्होंने बोला कि हम जो है वो झुकेंगे नहीं, है ना, झुकेगा नहीं साला। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है वो अपनी पब्लिशिंग जो है वो अपनी मैगजीन जो पब्लिश होती थी वही बंद कर दिया उन्होंने, है ना। उनका नाम बताइए, वो भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। पुलिस और ब्यूरोक्रेसी की जो वर्किंग है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो गवर्नमेंट है वो पुलिस को और ब्यूरोक्रेट्स को यहाँ पर यूज कर रही है, ताकि जो भी लोग इमरजेंसी के ऑपोजिशन में यहाँ पर खड़े हो रहे हैं उनको सप्रेस यहाँ पर किया जा सके। टॉर्चर, एट्रोसिटीज लीडर और वर्कर्स के ऊपर आपको देखने को मिलेगी, है ना। और कई बार आप ये मान सकते हैं कि जो रूलिंग पार्टी है उनके एजेंडा को फुलफिल करने के लिए पुलिस ब्यूरोक्रेसी का गलत तरीके से उपयोग हुआ। आप लोग यहाँ पर ये बता सकते हैं कि जयप्रकाश नारायण जी ने उस टाइम पीरियड पर ये कहा था कि आप लोगों के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और जो भी अनएथिकल या इलीगल ऑर्डर्स यहाँ पर होते हैं वो यहाँ पर फॉलो मत करिए। ठीक है, तो ये सब चीजें आप यहाँ पर बता सकते हैं। और लास्ट में कंक्लूजन में आप यही लिखेंगे कि इनके बाद लोगों की सिविल लिबर्टीज, राइट वगैरह के बारे में जो लोगों की अवेयरनेस है वो यहाँ पर आपको बढ़ती हुई दिखाई दी, है ना। जुडिशरी ने भी बहुत सारा काम यहाँ पर किया ताकि जो इमरजेंसी के टाइम पीरियड पर वो लोगों के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए थे, उन चीजों को यहाँ पर किया जाए। बहुत सारे फंडामेंटल राइट एक्टिविस्ट या ग्रुप्स हैं, उनका इमरजेंस आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत सारे लेसन भी हैं, है ना। तो ये सब चीजें आप करके इसको यहाँ पर कंक्लूड कर सकते हैं। राम मनोहर लोहिया जी जो है वो एक सोशलिस्ट लीडर है। राम मनोहर लोहिया जी के सोशलिज्म के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, जिनके बारे में एडिशनल जो सोर्स आपको दिया गया है सीबीएसई के द्वारा उसमें मेंशन किया गया है। तो ये एक सोशलिस्ट लीडर है, थिंकर है, फ्रीडम फाइटर है। और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जब फाउंडेशन यहाँ पर हुआ था, कब हुआ था, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जब फाउंडेशन हुआ तो उस टाइम पीरियड पर फाउंडिंग मेंबर थे, फिर 1948 में सोशलिस्ट पार्टी बनी, उसमें भी थे। बाद में इन्होंने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के मेंबर के रूप में यहाँ पर काम किया। ठीक है, तो ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी हो गए, सोशलिस्ट पार्टी हो गए, और एसएसपी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। तो इन्होंने कुछ तरीके बताए हैं। ये मानते थे कि भाई इंडिया में सोशलिज्म जो है वो यहाँ पर प्रपोनेंट है, मतलब ये चाहते थे कि इंडिया में सोशलिस्टिक जो अप्रोच वाली चीजें हैं उनको यहाँ पर फॉलो किया जाए। इन्होंने डेमोक्रेटिक जो आप ये मान लीजिए कि सोशलिज्म है इसके बारे में बात करी कि मतलब सोशलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज जो है वो हमें करना है, लेकिन इसके लिए हमें डेमोक्रेसी का साथ यहाँ पर लेना पड़ेगा। तो डेमोक्रेसी से इलेक्टेड जो गवर्नमेंट है उसके बेसिस पे हम यहाँ पर काम करेंगे। अच्छा, इन्होंने ये बोला कि जो कैपिटलिज्म है या जो कम्युनिज्म आपको देखने को मिलेगा वो हमारी सोसाइटी के लिए पूरी तरीके से इररिलेवेंट आपको देखने को मिलेगा। इनका मानना है कि इनका जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है इसमें दो ऑब्जेक्टिव्स हैं, एक तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है और एक नॉन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में ये लोगों को फूड और हाउसिंग, है ना, खाना और रहने की व्यवस्थाएं प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। और जो नॉन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है इसमें डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम के बारे में बात हो रही है। इन्होंने चौबुर्ज राजनीति के बारे में बात करी है। इन्होंने ये माना कि कोई भी पर्टिकुलर पॉलिटिक्स है उसमें चार पिलर्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और यही चार पिलर पॉलिटिक्स के साथ साथ जो है वो सोशलिज्म के साथ भी यहाँ पर एसोसिएटेड है। ये चारों पिलर्स अगर सही तरीके से काम करेंगे तभी आप मान लीजिए कि जो सोशलिज्म है या पॉलिटिक्स है वो इफेक्टिव तरीके से किसी भी देश में यहाँ पर काम करती हुई दिखाई देगी। क्या क्या है, सेंटर, रीजन, डिस्ट्रिक्ट और विलेज, और ये सभी आपस में लिंक्ड हैं। और साथ ही साथ ये बोला गया है कि बाय गिविंग कंसिडरेशन टू अफर्मेटिव एक्शन, इन्होंने ये बोला कि पॉलिसी ऑफ अफर्मेटिव एक्शन जो है वो केवल डाउन टोडन के लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि वुमेन और नॉन रिलीजियस जो माइनॉरिटीज हैं, जैसे अफर्मेटिव एक्शन में हम एक बहुत अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं किसका, रिजर्वेशन पॉलिसी का। तो इनका मानना यहाँ पर ये है कि जो रिजर्वेशन पॉलिसीज हैं, है ना, उन रिजर्वेशन पॉलिसीज को केवल जो डाउन ट्रोडन है उनको मत प्रोवाइड करो, वुमेन को भी प्रोवाइड करो।
बहुत सारे ऐसे भी नॉन रिलीजियस माइनॉरिटीज आपको देखने को मिलेंगे जिनको इस तरीके के अफर्मेटिव एक्शन की जरूरत है, जिसकी वजह से आप उनका ओवरऑल जो सोसाइटी में स्टेटस है वो यहाँ पर इंप्रूव करोगे और उन्हें बाकी लोगों के साथ compete करने की लाइन बनाओगे। अब उसके बाद इन्होंने ये बोला कि एक ही पार्टी होनी चाहिए जिसे हम बोलते हैं पार्टी ऑफ सोशलिज्म। और यहाँ पर क्या है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं बेस्ड ऑन द प्रेमाइस ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एंड चौबुर्ज राजनीति, तो वो सब लोग क्या करेंगे, वो सब पार्टीज जो है वो मिल जाएं, जो लोग डेमोक्रेटिक सोशलिज्म और चौबुर्ज राजनीति को इंपॉर्टेंट यहाँ पर मानते हैं, और वो लोग पार्टी ऑफ सोशलिज्म बनाए। और इनके यहाँ पर तीन सिंबल्स जो है वो यहाँ पर बताए गए हैं। ठीक है, पहला तो एक स्पेड है, फावड़ा, कि एफर्ट्स करने के लिए जो है वो प्रिपरेशन, वोट जो है वो पावर ऑफ वोटिंग, और प्रीजन जो है वो विलिंगनेस टू मेक सेक्रीफाइसेस। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है इन्होंने यहाँ पर बताई। तो इनके डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में आपको यही सब चीजें जो है वो यहाँ पर लिखनी है। ये सब इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको प्रोवाइड करी गई, ये सब आपके एडिशनल जो मटेरियल होते हैं ना, वहां पर ये सब चीजें लिखी गई हैं, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है। आप उसको ओपन करोगे तो वो आपको चीजें यहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ेंगे गाइस। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 है ना। क्वेश्चन नंबर 28 में भी दो क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि आप इन दोनों क्वेश्चन में से क्या क्या जो है वो चूज करने वाले हैं, है ना। ग्लोबल पॉवर्टी क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबल पॉवर्टी, और व्हाट आर द वेज व्हिच कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग डिस्पैरिटी बिटवीन द पुअर एंड द रिच एट द ग्लोबल लेवल, है ना। ग्लोबल लेवल पर अगर गरीब और अमीर के बीच में जो भी डिस्पैरिटीज है, जो भी प्रॉब्लम्स है, अगर आप उनका रिजोल्यूशन यहाँ पर करना चाहते हैं, है ना, वो डिस्पैरिटीज खत्म करना चाहते हैं, तो क्या एक तरीका हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल नोशन ऑफ ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। तो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में इंटरनल नोशन क्या है, एक्सटर्नल नोशन क्या है, इनके बारे में आपको बात करनी है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि ग्लोबल पॉवर्टी जो है वो क्या है। तो देखो, कहीं पर भी अगर डिफाइन करने को आए तो कोशिश करो कि आप उसको एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन के तहत यहाँ पर लिखो, है ना। अगर आपको लगता है कि नहीं लिख पाएंगे, तो फिर आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि ग्लोबल पॉवर्टी एक इनसिक्योरिटी का सोर्स है। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहां पर पॉपुलेशन ग्रोथ आपकी कम है। ठीक है, मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ कम है और पर कैपिटा इनकम जो है वो ज्यादा है। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहां पर अगर आप देखोगे तो पर कैपिटा इनकम जो है वो उनकी कम है और पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज्यादा है। इसकी वजह से जो रिच कंट्रीज हैं, जो रिच सेक्शन है, वो और भी ज्यादा रिच होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं वो और भी गरीब होते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ग्लोबली इस डिस्पैरिटी को अगर हम देखेंगे तो नॉर्दर्न और सदर्न कंट्रीज में आप देख सकते हैं, ग्लोबल नॉर्थ, ग्लोबल साउथ, उन लोगों का ओवरऑल पर कैपिटा इनकम वगैरह बहुत ज्यादा है, और जो ग्लोबल साउथ वाली कंट्रीज है उनका कम आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ साउथ में भी अगर आप देखोगे तो जो ग्लोबल साउथ आपको देखने को मिलता है ना, इवन अगर हम साउथ एशिया की भी बात करें तो इसकी वजह से माइग्रेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि लोग एक जगह से दूसरी जगह पर यहाँ पर आपको मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखो गाइस, ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ना, इसमें आपको अपनी तरफ से कई सारे पॉइंट्स जो है वो यहाँ पर ऐड करने की जरूरत पड़ेगी, है ना। मतलब आपको सब जगह पर ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो एक ही साथ नहीं मिल जाएगा। हमें यहाँ पर थोड़ा सा डेटा वगैरह जो है वो यूज करना पड़ेगा, है ना, कि भाई ग्लोबल पॉवर्टी की वजह से कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, है ना। और आप ये मान लीजिए कि हेल्थ एजुकेशन वगैरह का एक्सेस यहाँ पर नहीं होता है, तो आगे आने वाली जो जनरेशन हैं उस पर्टिकुलर फैमिली में उनकी जो ओवरऑल सिचुएशन है वो भी कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज होती हुई यहाँ पर दिखाई देगी, है ना। अब इन सब चीजों को अगर हम यहाँ पर क्या करना चाहते हैं कि compete करना चाहते हैं, तो आप लोगों को यहाँ पर क्या कर सकते हो कि एजुकेशन या स्किल्स वगैरह प्रोवाइड कर सकते हो, और लोगों को इकोनॉमिक और सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करो, है ना। तो जैसे बच्चों को नॉलेज और लाइफ स्किल्स वगैरह प्रोवाइड करो, ताकि उनको ये पता चल सके कि उनका पूरा पोटेंशियल है क्या, वो कर क्या सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो एम्प्लॉयबल स्किल्स जो है वो यहाँ पर बहुत जरूरी है। ग्लोबल पॉवर्टी को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट्स को क्वालिटी एजुकेशन सभी बच्चों को प्रोवाइड करना है। एजुकेशन इज लिबरेटिंग फोर्स विच लिबरेट द पीपल फ्रॉम पॉवर्टी, सेपरेशन, एक्सप्लॉइटेशन एक्सेट्रा, है ना। जब लोगों को अवेयरनेस नहीं होती है तो लोग उन्हें सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब लोगों को अवेयरनेस होती है, लोग अपने राइट्स को जानते हैं, वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, जब उनको पता चलती है ना, तो आप ये मान लीजिए कि अपने पोटेंशियल को फुली यूटिलाइज करके वो अपने अपलिफ्टमेंट के लिए यहाँ पर काम करेंगे। दूसरी बात है इकोनॉमिक एंड सोशल सिक्योरिटी टू ओवरकम पॉवर्टी। जो कम्युनिटीज हैं अराउंड द वर्ल्ड मस्ट बी प्रोवाइडेड इकोनॉमिक एंड सोशल सिक्योरिटीज, दे नीड टू थ्राइव।
मतलब आज के टाइम पीरियड पर एक अच्छा हेल्थ, एक अच्छी एजुकेशन सिस्टम, एक अच्छा खाना, ये सब लोगों को मिलना जरूरी है। गवर्नमेंट यहाँ पर क्या कर सकता है कि बेसिक हेल्थ केयर, एजुकेशन, हाउसिंग, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, है ना, हमें दिव्यांग लोगों के अपलिफ्टमेंट के बारे में भी सोचना है। सर्वाइवर बेनिफिट एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस टू द फैमिलीज लिविंग अंडर पॉवर्टी, तो उनके बेनिफिट के लिए आप कैसे काम करोगे, है ना, उनको हम मेन स्ट्रीम सोसाइटी में जो है वो किस तरीके से ला सकते हैं, है ना, जो भी कॉटेज इंडस्ट्रीज वगैरह होती है ना, या फिर जो इन्वेस्टमेंट वगैरह होती है इंडस्ट्रीज वगैरह में, उनके इन्वॉल्वमेंट से लोगों को अवेयर करना भी बहुत जरूरी है। तो इन सब चीजों को अगर हम करेंगे तो ग्लोबल पॉवर्टी वाली जो प्रॉब्लम है उसको हम थोड़ा सा टैकल कर सकते हैं, ठीक है, मतलब एकदम से तो खत्म नहीं हो जाएगी, जादू नहीं होगा, लेकिन हम इसमें यहाँ पर एक मान सकते हैं कि एक सिग्निफिकेंट हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, और हम इस चीज को बहुत आसानी से यहाँ पर टैकल कर पाएंगे। अच्छा, इंटरनल और एक्सटर्नल नोशन ऑफ ट्रेडिशनल सिक्योरिटी को आप लोग पैराग्राफ के फॉर्मेट पे भी लिख सकते हो कि सिक्योरिटी क्या है, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, उनके फीचर्स को डिफाइन कर दो, उनका एग्जांपल दे दो, है ना, और कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है तो वो आप यहाँ पर बता दो। तो आज के टाइम पीरियड पर नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए कॉपरेशन वगैरह की रिक्वायरमेंट है। बाकी इंटरनल और एक्सटर्नल रोशन को आप ऐसे भी बता सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसका जो इंटरनल नोशन आपको देखने को मिलेगा वो हिस्टोरिकली सभी गवर्नमेंट जो है वो इन चीजों के ऊपर फोकस कर रहा है, लेकिन इसके ऊपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी नहीं जाती। एक्सटर्नल जो नोशन आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर क्या हुआ, एक्सटर्नल सिक्योरिटी वेर इन ग्रेटेस्ट थ्रेट इज फ्रॉम अनदर कंट्री, मतलब ये लोग क्या है कि आप ये मान लीजिए कि इंटरनल जो आपके नोशंस हैं उनके बारे में तो गवर्नमेंट है ना, उनको काम करना चाहिए, लेकिन वो लोग उतना ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन जो एक्सटर्नल नोशन आपको देखने को मिलेगा, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्रेट है वो पड़ोस की कंट्री से आपके सामने है, तो आप उसको कैसे टैकल करोगे ये चीज बताई गई है। इंटरनल सिक्योरिटी जो है वो यहाँ पर इंटरनल पीस और ऑर्डर को मेंटेन करने का है ना, और मान लीजिए कि किसी भी पर्टिकुलर कंट्री में, है ना, कोई भी सेपरेटिस्ट मूवमेंट है या कहीं पर भी कोई लॉ एंड ऑर्डर को खराब करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, वो सब चीजें आएंगी। एक्सटर्नल नोशन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमें अपनी सोवरेनिटी को प्रोटेक्ट करना है, इंडिपेंडेंस, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, और कोई भी पर्टिकुलर कंट्री, है ना, मिलिट्री थ्रेट्स की वजह से हमारी जो ये कोर वैल्यूज है इनको यहाँ पर थ्रेट पहुंचा सकती है, इनको कंसीडर करना है। इंटरनल नोशन ऑफ ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में जो भी सिक्योरिटी पॉलिसी होती है स्टेट्स की, या फिर उनको सप्रेस किया जाता है, आइदर सपरेशन ऑफ सेपरेटिस्ट डिमांड और एडजस्टमेंट ऑफ देयर डिमांड, मतलब कि जो इंटरनल नोशन है उसमें क्या करोगे कि अगर सेपरेटिस्ट कोई मूवमेंट है तो या तो उसको आप सप्रेस करोगे, है ना, कि हम आपकी डिमांड्स को यहाँ पर फुलफिल नहीं कर सकते हैं, या तो फिर आप यहाँ पर क्या करने वाले हो कि उनकी डिमांड्स को एक्सेप्ट करने वाले हो। एक्सटर्नल नोशन में अगर आप देखोगे तो हमारे पास कुछ चीजें हैं, जैसे डिटरेंस है, डिफेंस है, बैलेंस ऑफ पावर है, अलायंस बिल्डिंग है। इन सब चीजों से हम क्या करेंगे कि अपने आप को बैलेंस करेंगे ताकि सामने वाला जो है वो हमारे ऊपर, ठीक है, हावी ना बने। इंटरनल वॉर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट नाउ मेक 95% ऑफ ऑल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट फाइट एनीवेयर इन द वर्ल्ड, मतलब दुनिया भर में जितनी भी आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट हो रही है उसमें अगर आप देखोगे तो 95% जो कंट्रीब्यूशन है वो केवल किसका है, वो इंटरनल वॉर्स का है, मतलब कंट्रीज के अंदर जो है वो यहाँ पर आपको ये कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहा है। एक्सटर्नल सिक्योरिटी जो है वो अभी भी मेजर कंसर्न है गवर्नमेंट का, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो यहाँ पर बहुत कम हो गई है। इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स एंड थ्रेट्स कैन बी रेगुलेटेड बाय सेंट्रल अथॉरिटी, मतलब अगर मेरे देश की बाउंड्री में कोई प्रॉब्लम यहाँ पर है तो उस प्रॉब्लम का जो रिजोल्यूशन होगा, जो सॉल्यूशन होगा, वो हमारे देश की जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पर प्रोवाइड करेगी। और इसी तरीके से एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट में जो है वो यहाँ पर क्या है कि कोई एक्सटर्नल अथॉरिटी आपको देखने को नहीं मिलेगी जो इन चीजों को मैनेज करेगा। कई लोग बोलते हैं कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन केवल उतनी पावर्स को ही यहाँ पर यूज कर सकता है जितनी पावर्स हमने उनको प्रोवाइड करी है, ठीक है, बाकी सब चीजें आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो ये सब चीजें इंटरनल और एक्सटर्नल नोशन के बारे में आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है गाइस सभी को, है ना, समझ में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप इन चीजों को समझेंगे तभी आपके जो भी अलग अलग तरीके के डिस्कशंस हैं वो यहाँ पर कंप्लीट होते हुए आपको दिखाई देंगे, ठीक है। चलो अगली बात करेंगे, गिव एग्जांपल टू शो दैट मोस्ट ऑफ द फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स वर प्रोन टू कॉन्फ्लिक्ट एंड टेंशन, है ना, अब यूएसएसआर का एक बेसिक इंट्रोडक्शन, और उसके बाद जो भी सोवियत रिपब्लिक्स यहाँ से इमर्ज हुई हैं वहां पर कैसी टेंशन है, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है, चेचन्या में, है ना, डेगिस्तान में, तजिकिस्तान में क्या हुआ, सेंट्रल एशियन कंट्रीज में क्या हुआ, यूगोस्लाविया में क्या हुआ, स्लोवाकिया में क्या हुआ, स्लोवाक, है ना, उज्बेक, ये सब आपको यहाँ पर लिखने हैं।
सोवे सिस्टम क्या है, कोई 4 फीचर जो है वो सोवे सिस्टम के बताने हैं। तो सोवे सिस्टम के बारे में अभी हमने फीचर्स के बारे में बात करी थी, बस उन्हीं को थोड़ा सा क्या करेंगे, जस्टिफाई करके हमको आंसर लिखना है। अब उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या होता है कि प्रूव टू बी कॉन्फ्लिक्ट है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि फॉलोइंग आर इट 6 कैरेक्टरिस्टिक्स इन द टाइम पीरियड ऑफ 20 years टू शो दैट दे वर प्रूव टू कॉन्फ्लिक्ट, मतलब प्रोन टू कॉन्फ्लिक्ट है। अब जैसे इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यूएसएसआर जो है वो एक फेडरेशन था केवल पेपर पर, और इनमें रियलिटी में अगर आप देखोगे तो कोई फेडरल सिस्टम आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर केवल इस पूरे के पूरे यूएसएसआर में जो सेंट्रलाइजेशन था पावर का वो केवल रशिया के पास था। रशिया अपने हिसाब से चीजों को मैनेज यहाँ पर करता था। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन जो है वो गवर्नमेंट को कंट्रोल करती थी, डोमिनेट करती थी डिसीजन मेकिंग को। और साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि लैक ऑफ डिसेंट ऑन द डिसीजन ऑफ द अपर पार्टी बॉडीज, द सिंगल पार्टी सिस्टम वाज द नॉर्म, है ना, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। और उसके बाद कलर्ड फीचर ऑफ सोवियत सिस्टम वाज द प्रोपोगेशन ऑफ सोशलिज्म टू अपोज द इफेक्ट ऑफ कैपिटलिज्म, दो लेटर ऑन इट वाज अबंडेंट, जो शॉक थेरेपी आपको देखने को मिली उसके बाद ये खत्म हो गया। और सोवियत सिस्टम वाज स्टेट ओन्ड एंड द स्टेट प्लान वर वेयर वाज द ऑनर ऑफ द मींस प्रोडक्शन, दस देयर वाज एब्सेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी। सोवियत सिस्टम वाज कैरेक्टराइज्ड बाय अ कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क, है ना, और वास्ट एनर्जी रिसोर्सेस हैं, ऑयल है, आयरन है, स्टील है। स्टेट हैड अ वास्ट नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्टेशन टू मैन्युफैक्चर, ये सब चीजें आपको यहाँ पर लिखनी है। और सोवियत सिस्टम जो है वो बेस्ड है स्टेट वेलफेयरिज्म के ऊपर, जहां पर मास प्रोडक्शन वगैरह आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब चीजें जो है वो आपको यहाँ पर लिखनी है। अब उसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो इसमें जो फीचर्स मैंने बताया आपको, ये मैंने आपको बताई दिए कि फीचर्स में आप क्या क्या लिखोगे। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपको बोला गया कि गिव एग्जांपल टू शो दैट मोस्ट फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स वर प्रोन टू कॉन्फ्लिक्ट एंड टेंशंस। ठीक है, तो थोड़े बहुत पॉइंट जो मैंने अभी आपको बताए पढ़ के उनको मेंशन करेंगे। अब यहाँ पर क्या करना है कि आपको एग्जांपल देना है ना, जैसे चेचन्या वाला जो एग्जांपल है वो आप यहाँ पर देंगे, है ना, कि वहां पर क्या प्रॉब्लम हुई है ना, डेगिस्तान वाली जो प्रॉब्लम है वो आपको क्या देखने को मिलेगी, है ना, उसके बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद नगोर्नो काराबाख वाला जो रीजन आपको देखने को मिलता है, नगोर्नो काराबाख, ठीक है, उसके बारे में आप यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो तजिकिस्तान के बारे में मेनली जो है वो आपको बात करनी है। ठीक है, तजिकिस्तान के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो युगोस्लाविया वाला जो रीजन आपको देखने को मिलता है उसके बारे में आप बात करेंगे, है ना। तो जो भी अलग अलग तरीके के इश्यूज हैं उनको जस्टिफाई करना है, मतलब मेनली आपको एग्जांपल देने के लिए बोला गया है, तो एग्जांपल्स में आपको ये चीजें लिखनी पड़ेंगी। बाकी एडिशनली जो मैंने आपको पॉइंट्स यहाँ पर कंसीडर किए वो कर सकते हैं। बाकी मुझे नहीं लगता कि इस वाले प्रॉब्लम में कोई दिक्कत है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी इस वाले क्वेश्चन में कि भाई इनका क्या क्या इकोनॉमी है, किस तरीके से वो रन करेगी। ठीक है, अच्छा, नेशन बिल्डिंग की जो प्रोसेस है इसको डिफाइन करना है, और नेशन बिल्डिंग के लिए नेहरू जी की क्या अप्रोच थी इसके बारे में बात करिए। accommodation of regional demands and the formation of linguistic states were also seen as more democratic. Justify the statement with any 3 suitable arguments. कि जो भी हमने यहाँ पर क्या है कि रीजनल डिमांड से उनको जब एकोमोडेट यहाँ पर किया, लिंग्विस्टिक स्टेट्स वगैरह का जब हमने फॉर्मेशन यहाँ पर किया, तो इसकी वजह से आप ये मान लीजिए कि ये सारे के सारे जो हमारे चीजें थी ये और भी ज्यादा आपको डेमोक्रेटिक यहाँ पर देखने को मिली, है ना। इस बात का जस्टिफिकेशन जो है वो 3 आर्गुमेंट्स के साथ आपको देना है। देखो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि नेशन बिल्डिंग क्या होता है ये बताओ। अच्छा, आप ये मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि आप इन दोनों क्वेश्चन में से कौन सा क्वेश्चन है जो यहाँ पर अटेम्प्ट करने वाले हो, कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे गाइस, है ना। चलिए, और हमेशा याद रखना कि कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पर आपको दिए जाएंगे और उन स्टेटमेंट्स का जो जस्टिफिकेशन है वो आपसे पूछा जाएगा, है ना, तो इसलिए उनके लिए भी तैयार रहना। चलो, सिंपल सी बात है कि नेशन बिल्डिंग का मतलब होता है क्रिएशन ऑफ अ, ठीक है, नेशन और नेशन अ सोशली कंस्ट्रक्टेड और इमेजिन कम्युनिटी दैट सीक्स टू बी पॉलिटिकली सोवरेन, है ना, मतलब कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का एस्टेब्लिशमेंट या एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है जो यहाँ पर ये चाहती है कि हम सोवरेन रहें। और जवाहरलाल नेहरू जी की जो अप्रोच है वो ये सिंपल है कि उनको ये लग रहा था कि भाई इंडिया का पॉसिबल डिवीजन जो है वो आगे चलकर हो सकता है, और इसीलिए स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट फजल अली जी की लीडरशिप में 1953 में किया गया।
कि जो भी यहाँ पर अलग अलग रीजनल लोग हैं जिनकी एस्पिरेशन है कि भाषा के आधार पर उनके स्टेट्स का फॉर्मेशन होना चाहिए, वो किया उन्होंने। और इसी वजह से अगर आप देखोगे, दिस वे ही स्ट्रेंथ द यूनिटी, हिज गवर्नमेंट वाज फ्लेक्सिबल टू गिव ऑटोनॉमी टू सम रीजन फॉर अकोमोडेटिंग डाइवर्सिटी, है ना। जैसे आप लोग यहाँ पर जम्मू कश्मीर का एग्जांपल यहाँ पर लिख सकते हैं, है ना, कि किसी को अगर कोई स्पेशल स्टेटस वगैरह प्रोवाइड करना है तो वो सब चीजें भी यहाँ पर प्रोवाइड करेगी। अब उसी साथ अगर आप देखोगे कि पीसफुल नेगोशिएशन की वजह से जितने भी स्टेट्स आज के टाइम पीरियड पर इंडियन यूनियन में हैं, सब शांति से काम कर रहे हैं। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन वगैरह को साइन किया गया। जैसे जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर, मणिपुर, है ना, ये उस टाइम पीरियड पर इनको इंडियन यूनियन में इंक्लूड करना बहुत डिफिकल्ट टास्क यहाँ पर था। जूनागढ़ को प्लेबिसाइड वगैरह से हमने यहाँ पर रिजोल्व किया। जवाहरलाल नेहरू जी के एफर्ट की वजह से अगर आप देखोगे तो सेकुलर स्टेट का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा मच बिफोर इंडिपेंडेंस। इनका जो डेवलपमेंट था सेकुलर बेसिस फॉर इंडियन पॉलिटी, और इसकी वजह से यूनिटी इन डाइवर्सिटी को जो है वो हम यहाँ पर एनहेंस कर पाए, है ना। तो आपको सिंपल सी बात ये करना है कि नेशन बिल्डिंग जो आपको देखने को मिला, नेशन बिल्डिंग में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जो अप्रोच आपको देखने को मिलेगी। ये तो मैंने कुछ पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए, क्योंकि आपको एग्जांपल्स के साथ जो चीजें हैं वो यहाँ पर लिखनी है कि जो उनकी जो अप्रोच है वो यहाँ पर क्या थी, उससे क्या बेनिफिट हुए, और उन्होंने वो पर्टिकुलर जो अप्रोच है वो यहाँ पर क्यों फॉलो करी। तो ये तीन चार चीजों को मिलाकर आपको इसका आंसर लिखना है, ठीक है। अब इसी तरीके से एकोमोडेशन जब आप यहाँ पर करते हो तो इसकी वजह से आप ये मान लीजिए कि और भी डेमोक्रेटिक जो है वो ये आपको देखने को मिलता है। इसके रीजन क्या है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट टू रिड्रॉ द बाउंड्रीज, कमीशन ने एक्सेप्ट किया कि जो भी लैंग्वेज के बेसिस पे है हम स्टेट्स का फॉर्मेशन यहाँ पर कर सकते हैं। 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज का फॉर्मेशन किया गया, लोगों के एस्पिरेशंस यहाँ पर फुलफिल हुए। अर्ली फेज में लिंग्विस्टिक स्टेट्स में फॉस्टर सेपरेशन एंड क्रिएट प्रेशर ऑन न्यूली फाउंडेड नेशन, लेकिन बाद में यहाँ पर ये डिस्कस किया गया, बाद में ये चीजें समझ में आई कि हमने जो लिंग्विस्टिक स्टेट्स यहाँ पर बनाए उनकी वजह से हमारी ओवरऑल स्ट्रेंथ आपको यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दी है। और ये भी देखने को मिलेगा रीजनल एंड लिंग्विस्टिक क्लेम्स ऑफ ऑल रीजन दैट ड्रॉ द डिवीजन एंड सेपरेटिज्म वुड बी रिड्यूस। तो अगर आप लोगों के एस्पिरेशंस को फुलफिल करेंगे, लोगों की जो भी जायज डिमांड है अगर आप वो यहाँ पर फुलफिल करेंगे, तो इससे आपकी कंट्री की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, है ना। आप ये ध्यान रखिएगा कि इससे आपको एक स्ट्रेंथ जो है वो यहाँ पर मिलेगी, और उसी स्ट्रेंथ के बारे में जो है वो यहाँ पर बात करी गई है, ठीक है, समझ में आ गया। तो यही सब चीजें हम लिख सकते हैं। बाकी जो स्टेट्स वगैरह की डिमांड थी, जो अलग अलग तरीके के स्टेट्स को हमने स्टेटहुड वगैरह प्रोवाइड किया, ट्राइबल एरियाज को जो हमने ऑटोनॉमी वगैरह यहाँ पर प्रोवाइड करी, जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को जो हमने प्रोवाइड किया, कभी भी किसी भी तरीके की कोई डिमांड आती है उसको हम सप्रेस नहीं करते हैं, डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। और इसी वजह से अगर आप देखोगे तो ये जो पूरा का पूरा हमारी प्रैक्टिसेस है ये आपको और भी ज्यादा डेमोक्रेटिक यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इस तरीके से हम इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस का जो आंसर है वो यहाँ पर लिख सकते हैं। अब उसी तरीके से अगर आप देखोगे तो जब लिंग्विस्टिक स्टेट्स का फॉर्मेशन हुआ तो डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस हमारी इनहेंस हुई, सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज जो है वो हमारी रिड्यूस हुई, और हमने जो रीजनल लिंग्विस्टिक क्लेम्स हैं सभी रिलीजन्स के या सभी रीजन्स के, वो हमने यहाँ पर एक्सेप्ट किए। यूनिफॉर्म बेस हमने बनाया कि भाई हमने किस बेसिस पे जो है वो स्टेट्स का यहाँ पर बाइफर्केशन यहाँ पर किया है, फॉर्मेशन किया है, जिससे यूनिटी यहाँ पर हुई। और उसके बाद यूनिटी इन डाइवर्सिटी एक हमारा इंपॉर्टेंट फीचर है, और इसी वजह से हम ये मान सकते हैं कि रीजनल डिमांड्स जो होती हैं उनके एकोमोडेशंस की वजह से, है ना, तो वो यहाँ पर क्या है कि वो एक डेमोक्रेटिक तरीके से जो है वो यहाँ पर प्रॉब्लम्स रिजॉल्व यहाँ पर हुई, और हमारे देश को इन्होंने यहाँ पर यूनिटी जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड करी, ठीक है। तो गाइज ये था हमारा पूरा का पूरा डिस्कशन, जिसमें हमने पॉलिटिकल साइंस का सैंपल पेपर 1 जो है वो डिस्कस किया। आपको कैसा लगा, है ना, मतलब इस पेपर का डिफिकल्टी लेवल कैसा था, है ना। एग्जामिनेशन में अगर ये क्वेश्चन पेपर आ जाता तो आप 80 में से कितने क्वेश्चन यहाँ पर स्कोर करते, इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी गाइज आप हमारे कोर्सेज को जरूर इनरोल करें, ठीक है। इसमें हम आपको सीयूटी और बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन पैरेलली यहाँ पर कराएंगे, और आप अपने अपने अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म यहाँ पर करने वाले हैं। साथ ही साथ गाइस अगर आप इस पर्टिकुलर सेशन की पीडीएफ वगैरह यहाँ पर चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, जिसका नाम है सीयूटी बाई सुपर ग्रेड्स। आप इसको ज्वाइन करें, ये सारे के सारे बेनिफिट्स जो हैं वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर प्रोवाइड कर दी गई है। इस सेशन की पीडीएफ भी आपको वहां पर मिल जाएगी। और सेशन अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि सीयूटी से रिलेटेड
जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है वो हम आपको सबसे ऑथेंटिक और सबसे पहले यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग, लगे रहो एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।